मैं एक मामूली इलेक्ट्रिक स्कूटर मैकेनिक हूँ और एक ग्राहक ने मुझसे उसके लिए 5 मीटर ऊंचा गुंडम मेका वेल्ड करने को कहा और इसे हर हाल में 2 दिन के अंदर पूरा करना था, क्योंकि वो इसे अपने दादाजी को उनके जन्मदिन की पार्टी में तोहफे के तौर पर देना चाहता था। लेकिन असल में वो सिर्फ 50 सेंटीमीटर का एक मॉडल तोहफे में देना चाहता था। उसने गलती से एक जजीरो ज्यादा लगा दिया था और मैं सच जाने बिना ये सोच रहा था कि 2 दिन में 5 मीटर ऊंचा मेका बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। पर क्या करूं, ग्राहक ने पैसे ही इतने ज्यादा दे दिए थे। इसलिए मैंने दिन रात एक करके काम किया और आखिरकार जन्मदिन की पार्टी से 2 घंटे पहले ग्राहक का मांगा हुआ गुंडम मेका तैयार कर ही लिया। लिनमो तेल के दागों से भरे सीमेंट के फर्श पर उखड़ू बैठा था और उसके हाथ में एक रिंच थी जिसका पेंट उखड़ चुका था। वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखकर परेशान हो रहा था जिसके बस 2 पहिए थे और वो अभी भी चल रही थी। लिना जी, ये ब्रेक पैड तो घिसकर कागज जैसे हो गए हैं, तुम कुछ जुगाड़ करो। नया लगवाना फायदे का सौदा नहीं है। स्कूटर का मालिक एक डिलीवरी करने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। वो बड़ी बेसब्री से अपने फोन पर ऑर्डर का काउंटडाउन देख रहा था। अंकल, ये सिर्फ ब्रेक पैड की बात नहीं है, ब्रेक डिस्क में भी धारियां बन गई हैं। मैं इस पर एक पैच वेल्ड कर देता हूँ, ये 3 दिन चल जाएगा। 3 दिन बाद आपको इसे बदलवाना ही पड़ेगा, वरना आपको अपने पैरों से ब्रेक लगाना पड़ेगा। लिनमो ने हेलमेट नहीं पहना था और सेफ्टी चश्मा माथे पर चढ़ा रखा था, जिससे उसकी आंखें दिख रही थी, जो लंबे समय तक जागने की वजह से लाल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनमें एक अजीब सी चमक थी। ठीक है, बस आज काम चल जाना चाहिए। लिनमो ने एक आह भरी और बड़ी सफाई से वेल्डिंग टॉर्च जलाई। नीले रंग की लौ अचानक से भड़की, जिससे उसका कालिक लगा चेहरा चमक उठा। वो इस साल 24 का था। कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी क्योंकि वो फीस नहीं भर सकता था। साथ ही उसे लगता था कि स्कूल में सिखाई जाने वाली थ्योरी बहुत धीमी थी, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़कर ये टूटी फूटी दुकान संभाल ली। झोंगहाई जैसे शहर में, जहाँ हर तरफ पैसा ही पैसा है, उसकी जिंदगी एक मजाक जैसी थी। लेकिन वो खुद जानता था कि अगर धातु की बनी कोई चीज उसके हाथ में आ जाए तो ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वो ठीक न कर सके। कभी कभी तो उसे धातु की सांस लेने की आवाज भी सुनाई देती थी। जैसे ही वेल्डिंग टॉर्च धातु के संपर्क में आई, टूलबॉक्स पर रखे टूटी स्क्रीन वाले फोन में अचानक वाइब्रेशन हुई। लिनमो ने ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। वेल्डिंग का वो जोड़ शीशे की तरह चिकना था, जिस पर मछली की खाल जैसा एकदम सही पैटर्न बना हुआ था। ऐसी कला का इलेक्ट्रिक स्कूटर ठीक करने में इस्तेमाल होना किसी बेशकीमती चीज को बर्बाद करने जैसा था। फोन 2 बार और बजा। लिनमो ने टॉर्च बंद कर दी, अपने दस्ताने उतारे और बेफिक्री से अपने तेल लगे हुए वर्क पैंट पर 2 बार हाथ पोंछे। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक पेमेंट आने का नोटिफिकेशन आया। आपके खाते में 5 लाख रुपए जमा हुए हैं। लिनमो का हाथ कांप गया। वो लगभग अपना फोन बेकार तेल के ड्रम में फेंक ही चुका था। उसने अपनी पलकें झपकाई और बार बार 3 बार जजीरो गिने। 50 लाख। ये कोई फर्जी मैसेज नहीं था, सच में उसके अकाउंट का बैलेंस बदला था। इसके तुरंत बाद एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन की दूसरी तरफ बहुत शोर था और हल्के हल्के सुनने में आ रहा था कि एक औरत दबी हुई और बेचैन आवाज में तेजी से बोल रही थी, क्या आप गैलेक्सी मैन्युफैक्चरिंग से मास्टर लिन बोल रहे हैं? मैं सू छिंग हूँ। लिनमो ने अपना थूक निगला, उसका गला सूख गया था। जी मैं ही हूँ। क्या आपने गलती से पैसे भेज दिए हैं? मैं गाड़ी ठीक करने के लिए इतना बड़ा डिपॉजिट नहीं लेता, मेरे पास छुट्टे भी नहीं है। नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। मैंने सिटी एक्सपर्ट ऐप पर आपके काम का रिकॉर्ड देखा है। आप ही अकेले हैं जिनकी रेटिंग 50 है और जो आज का मॉडल लेते हैं। मैंने आपको जो डिजाइन भेजा है वो मिला क्या? लिनमो ने अपना मैसेजिंग ऐप खोला। वहाँ सच में एक अनरीड फाइल थी जो कुछ मिनट पहले भेजी गई थी। फाइल का नाम था दादाजी 70। वहाँ जन्मदिन 2 वेयर मेका मॉडल स्काईवर्थ 80। मैं चाहती हूँ कि आप इसे 48 घंटों के अंदर बना दें। बाकी के 5 लाख रुपए काम पूरा होने और सही से जांच होने के बाद तुरंत दे दिए जाएंगे। 10 लाख। लिनमो को लगा जैसे उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। उसकी इस टूटी फूटी दुकान की साल भर की कमाई भी मुश्किल से 1 लाख के आसपास थी। हम 10 लाख में तो वो इस टूटे फूटे छप्पर को खरीद कर 3 बार मरम्मत करवा सकता है। साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए 2 टन टाइटेनियम एलॉय भी खरीद सकता है। मिस सू, ये क्या एक मॉडल बनाना है? लिनमो ने फाइल खोली। ये एक मेका का बहुत ही विस्तृत डिजाइन था। इसका स्टाइल हार्डकोर साइंस फिक्शन जैसा था। बनावट बहुत जटिल थी। साफ पता चल रहा था कि इसे किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से बनवाया गया है। हाँ, मॉडल बस बाहर से दिखने में वैसा ही होना चाहिए। एक एक डिटेल असली जैसी लगनी चाहिए। मेरे दादाजी पुराने एक्सपर्ट हैं। वो एक नज़र में ही अच्छा बुरा पहचान लेते हैं। इससे पहले कि कुछ स्टूडियोज ने जो बनाए थे वो सब प्लास्टिक का कचरा थे। मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तुम ये कर सकते हो या नहीं? लिनमो ने एक गहरी सांस ली और उसकी नजर ड्राइंग के नीचे दाहिने कोने में बने पैरामीटर कॉलम पर पड़ी।
स्केल अनुपात 1:1, ऊंचाई 5000 मिलीमीटर। लिन मो की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। 5000 मिलीमीटर। उसने ऊपर देखकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की छत को देखा, जो शायद सिर्फ 6 मीटर ऊंची थी। मिस सू, क्या आप यकीन से कह रही हैं कि यह साइब असली है? लिन मो ने हिचकिचाते हुए पूछा। 5000 मिलीमीटर, यह कोई मेज पर रखने वाली चीज नहीं है। फोन के दूसरी तरफ सू छिंग साफ तौर पर किसी और काम में बिजी थी और बहुत तेजी से बोल रही थी। बेशक सीरियस हूँ, सारे पैरामीटर ड्राइंग के हिसाब से होने चाहिए। साइज, शेप और पेंट बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। मुझे पता है कि समय कम है, इसलिए मैं 2 गुने पैसे दे रही हूँ। मटेरियल तुम खुद देख लेना। इसे देखकर लगना चाहिए कि यह अच्छी क्वालिटी का है। किसी सस्ते प्लास्टिक जैसी चीज से काम चलाने की कोशिश मत करना। याद रखना, सिर्फ 2 दिन है, परसों शाम 6 बजे तक। इसे नानशान जिले के यूनिडिंग मैनर में पहुंचाना होगा। फोन कट गया। लिन मो अपना फोन पकड़े हुए अपनी धुंधली सी मरम्मत की दुकान में खड़ा था, जिसके चारों ओर पुराने टायरों का पहाड़ लगा हुआ था और जंग लगे गियर थे। डूबते सूरज की रोशनी टूटी हुई खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी परछाई बहुत लंबी हो गई थी। 5 मीटर ऊंचा मॉडल। उसने उस ड्राइंग को फिर से ध्यान से देखा। आमतौर पर जब कोई मॉडल बनवाया जाता है, भले ही ग्राहक अमीर हो, तो भी वह 50 सेंटीमीटर या 1 मीटर का बड़ा मॉडल ही बनवाता है। 5 मीटर, यह तो कोई मूर्ति हुई। लिन मो की पेशेवर समझ ने उसे ड्राइंग में कुछ अजीब होने का एहसास करा दिया। हालांकि इस ड्राइंग पर मॉडल लिखा हुआ था, लेकिन इसके अंदर के स्ट्रक्चर के मैकेनिकल सपोर्ट पॉइंट्स बहुत ही चालाकी से डिजाइन किए गए थे। अगर यह सिर्फ अच्छा दिखने के लिए होता, तो इतने जटिल अंदरूनी ढांचे की कोई जरूरत नहीं थी। इसे बनाने वाला साफत तौर पर कोई एक्सपर्ट था, या उसने सीधे किसी असली भारी मशीनरी के ब्लूप्रिंट की नकल की थी। 5 लाख एडवांस, 5 लाख बाकी पेमेंट और 2 दिन का समय। उसने तीखे धुएं का एक गहरा कश लिया, जो उसके फेफड़ों में घूमकर उसे शांत कर गया। इस काम को लेना अपनी जान से खेलना था और न लेना बेवकूफी थी। 2 दिनों में 5 मीटर ऊंचा एक ढांचा बनाना, और वह भी अच्छी क्वालिटी वाला दिखना चाहिए। लिन मो ने धुएं का छल्ला छोड़ा और उसकी आंखों में धीरे धीरे एक जुनून छाने लगा। जब क्वालिटी चाहिए ही, तो उसे टहनियों और फोम से तो नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए स्टील का इस्तेमाल करना होगा। उसकी नजर कोने में रखी अपनी मॉडिफाइड प्लाज्मा कटिंग मशीन पर पड़ी। उसके होठों पर एक दीवानगी भरी मुस्कान आ गई। जब क्लाइंट को बिल्कुल वैसा ही चाहिए, तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं कुछ ज्यादा ही कर जाऊं। उसी समय जोंगहाई शहर में सीबीडी सू ग्रुप के टॉप फ्लोर ऑफिस में सू छिंग ने फोन काटा और थकान से अपनी कनपटी मिली। उसने एक डिजाइनर चैनल का सूट पहना हुआ था, लेकिन वह उसके चेहरे की चिंता को बिल्कुल भी नहीं छिपा पा रहा था। छिंग जी, काम हो गया? असिस्टेंट शाओ झांग ने सावधानी से एक कप कॉफी लाकर दी। हाँ, हो गया। मैंने ओल्ड सिटी एरिया में एक पुराना कारीगर ढूंढ लिया है। उम्मीद है कि वह भरोसे के लायक होगा। सू छिंग ने एक आह भरी। पहले वाले स्टूडियो बहुत ही अविश्वसनीय थे। उन्होंने जो बनाया वह प्लास्टिक के खिलौने जैसा लग रहा था। दादाजी मुझे पक्का डांटेंगे। इस बार मैंने खास तौर पर किसी को ढूंढा है, जो वॉर जोन से लीक हुई क्रिम्सन टाइफून की कॉन्सेप्ट इमेज के हिसाब से एक वर्जन बनाया है। यह शानदार दिखना चाहिए। लेकिन शाओ झांग थोड़ा हिचकिचाया। क्या हमने जो पैरामीटर दिए हैं वे थोड़े, मतलब 5000? सू छिंग ने बेसब्री से फाइल पर नजर डाली। 5000 मिलीमीटर तो क्या हुआ? 50 सेंटीमीटर। मैंने स्केल से देखा है। यह दादाजी के डेस्क पर बिल्कुल ठीक आएगा। शाओ झांग ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। वह अपनी बॉस को याद दिलाना चाहता था कि 5000 मिलीमीटर 5 मीटर होता है, 50 सेंटीमीटर नहीं। लेकिन सू छिंग की गुस्से वाले चेहरे को देखकर, जो किसी भी पल फट सकता था, और यह देखते हुए कि कंपनी हाल ही में कॉम्पिटिटर्स के दबाव में थी, जिससे वह बहुत परेशान थी, उसने आखिरकार अपनी बात वापस निगल ली। शायद बॉस इसे बहुत बड़ा बनवाकर गार्डन में रखना चाहती होंगी। सू छिंग को यह नहीं पता था कि उसकी जल्दबाजी में की गई उस एक हरकत ने और उस एक ज्यादा शून्य टाइप करने की जानलेवा गलती ने इस शहर में कितना बड़ा तूफान लाने वाली है। इस पैरेलल दुनिया में सू छिंग की एक छोटी सी चूक और लिन मो की जिद की वजह से किस्मत का पहिया न सिर्फ घूमने लगा था और तुरंत 5वें गियर में डाल दिया, सीधे क्लच को जलाकर लाल कर दिया। रात होने वाली थी और तेज बारिश आने वाली थी। जोंगहाई शहर के उत्तरी उपनगर का कबाड़खाना, यह मशीनी लाशों का कब्रिस्तान था, जहां एक विशाल क्रेन का चुंबक हवा में मंडरा रहा था। वह गिद्ध की तरह मुड़े हुए लोहे के ढेरों को उठा रहा था। एक खटारा पिकअप ट्रक, जिसका हॉर्न छोड़कर सब कुछ बजता था, गरजते हुए कबाड़खाने में घुस आया। उसने जोर से ब्रेक लगाया और कबाड़ हो चुके एक्सकेवेटर के ढेर के पास रुक गया। ऑल वोंग, दरवाजा खोलो, एक बड़ा काम आया है। लिन मो गाड़ी से नीचे कूदा। बारिश का पानी इंजन के तेल के साथ मिलकर तुरंत उसके बालों को भिगो गया।
चौकीदार ओल्ड वांग फौजी कोट पहने आने वाले को पहचानने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ रहा था। अरे पागल लिन, इस आधी रात को तुझे क्या सूझा है? फिर से कौन सा कबाड़ ढूंढने आया है? कबाड़ नहीं। लिन मो ने सिगरेट का एक पैकेट उसकी तरफ फेंका। यह उसने अभी अभी एडवांस के पैसों से खरीदा था और उसे इसका जरा भी अफसोस नहीं था। मुझे चाहिए उस कबाड़ हो चुके कैटरपिलर एक्सकेवेटर का हाइड्रोलिक आर्म, और पिछले महीने जो तुमने रिटायर हुआ भारी ट्रक लिया था उसका चेसिस। हाँ, और शिपयार्ड से लाया गया वह हाई प्रेशर टरबाइन फाइन। क्या वह अभी भी यहाँ है? ओल्ड वांग ने सिगरेट पकड़ ली और एक पल के लिए चौंक गया। सब कुछ है, लेकिन वह तो बस लोहे का ढेर है। तुम इसका क्या करोगे? लोहा पिघलाओगे क्या? एक तोहफा बना रहा हूँ। लिन मो मुस्कुराया, जिससे उसके सफेद दांत दिखाई दिए। तूफानी रात में यह बहुत डरावना लग रहा था। एक बड़े आदमी के लिए जन्मदिन का तोहफा बना रहा हूँ। कुछ घंटों बाद गैलेक्सी रिपेयर शॉप में लिन मो का ऊपरी शरीर नंगा था, जिससे उसकी दुबली लेकिन सुडौल मांसपेशियां दिख रही थी। उसने एक भारी वेल्डिंग मास्क पहना हुआ था। उसके हाथ में मौजूद इंडस्ट्रियल ग्रेड वेल्डिंग टॉर्च से चकाचौंध कर देने वाली नीली सफेद लपटें निकल रही थी। 5000 मिलीमीटर का एक ब्लूप्रिंट दीवार पर चिपका हुआ था, जिस पर बहुत सारे मैकेनिक्स के फॉर्मूले लिखे हुए थे, जिन्हें उसने अभी अभी कैलकुलेट किया था। एक साधारण मॉडल के लिए तो बस एक ढांचा खड़ा करना काफी होता है, वह तो बस लोगों को बेवकूफ बनाना है। चेसिस को वेल्ड करते हुए लिन मो अपने दिमाग में तेजी से एक 3D मॉडल बना रहा था। उसकी नजरों में इस कबाड़ लोहे में जैसे जान आ गई थी। एक्सकेवेटर का हाइड्रोलिक आर्म अब कबाड़ नहीं, बल्कि मेका के पैर का मुख्य भार उठाने वाला ढांचा था। भारी ट्रक के बीम को उसने काटकर फिर से जोड़ा और उसे मेका की छाती बना दिया। वह हाई प्रेशर टरबाइन फैन, उसे उसने मेका की पीठ में एक नकली थ्रस्टर के तौर पर लगा दिया था। ग्राहक ने कहा था कि यह असली लगना चाहिए। लिन मो मेका के घुटने के जोड़ को घूर रहा था। ब्लूप्रिंट पर एक जटिल बॉल जॉइंट बना हुआ था। अगर इसे बस वेल्ड कर दिया तो यह हिस्सा बिल्कुल भी हिल नहीं पाएगा। तब तो यह बस एक मूर्ति बनकर रह जाएगा। लिन मो ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसका परफेक्शनिस्ट स्वभाव जाग उठा। इतने पैसे देने के बाद भी यह हिलेगा तक नहीं, तो क्या यह मेरी इज्जत पर धब्बा नहीं होगा? उसने वेल्डिंग टॉर्च नीचे फेंक दी और मुड़कर कबाड़ के ढेर में कुछ ढूंढने लगा। मिल गया, सर्वो मोटर का सेट। यह उसने पिछले साल एक बंद हो चुकी ऑटोमेशन फैक्ट्री से उठाया था। पहले तो उसने इसे ठीक करके सेकंड हैंड बेचने का सोचा था, अब वह इसका पूरा इस्तेमाल कर रहा था। उसने मोटर को एक्सकेवेटर के हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ जोड़ा और फिर कंट्रोल प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। एक आम इंसान के लिए यह एक नामुमकिन काम था, लेकिन लिन मो की नजरों में सर्किट बोर्ड पर बनी लाइनें शहर की सड़कों की तरह साफ थी। इसे मुश्किल डिबगिंग की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक मल्टीमीटर और उस लगभग कबाड़ हो चुके लैपटॉप के सहारे वह इस लोहे के दानव में जान फूंकने लगा। समय एक एक मिनट, एक एक सेकंड करके बीतता गया। पहली रात मेका के निचले शरीर का ढांचा बनकर तैयार हो गया। वे मोटी स्टील की टांगें एक तरह की इंडस्ट्रियल क्रूरता की खूबसूरती से भरी हुई थी। हाइड्रोलिक रॉड के हर बार फैलने और सिकुड़ने पर दांतों को किटकिटा देने वाली धातु के घिसने की आवाज आती थी। अगली सुबह लिन मो की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी, लेकिन उसे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। ऊपरी हिस्से में एक कॉकपिट की जरूरत है। ब्लूप्रिंट पर दिखाया गया था कि कॉकपिट खुल सकता है। अंदर एक डैशबोर्ड भी बनाया गया था। जब नकल करनी ही है तो इसमें इंसान बैठ भी पाना चाहिए। लिन मो ने अपने दांत भींचे और एक कबाड़ हो चुकी वैन की सीट को उखाड़ लिया। उसने उस पर असली लेदर की सॉफ्ट कवरिंग चढ़ाई, जो असल में एक फटी हुई लेदर जैकेट से बनाई गई थी। फिर उसे मेका की छाती में ठूंस दिया। डैशबोर्ड को असली जैसा दिखाने के लिए उसने 1 दर्जन से ज्यादा पुराने मोबाइल फोन और टैबलेट तोड़े और उनकी स्क्रीन को कॉकपिट के कंट्रोल पैनल पर जड़ दिया। उसने एक आसान सा यूआई इंटरफेस लिखा। पूरी स्क्रीन पर स्क्रॉल होते कोड और रडार स्कैन की तस्वीरें थीं। हालांकि इसका कोई असली काम नहीं था, लेकिन देखने में यह बहुत धांसू लग रहा था। इसे एक पावर सोर्स भी चाहिए था। असली न्यूक्लियर पावर तो वह बना नहीं सकता था, लेकिन वह एक वेल्डर और एक इलेक्ट्रीशियन भी था। उसने दुकान में मौजूद सारी बहुत ज्यादा क्षमता वाली लिथियम बैटरी पैक्स को एक साथ जोड़कर मेका के पिछले कवच के नीचे छिपा दिया। तभी सू चिंग का मैसेज आया। सू चिंग, मास्टर लिन, काम कहाँ तक पहुँचा? याद रखना, रंग टेक्सचर्ड वाला बैटल डैमेज लाल होना चाहिए, वो आंखों को चौंधिया देने वाला चमकदार पेंट नहीं। और हाँ, यह एकदम धांसू दिखना चाहिए। मैंने ब्लूप्रिंट में कुछ हथियार लगे देखे, क्या आप उनमें कुछ इफेक्ट्स डाल सकते हैं? भले ही उनमें से धुआं निकले या वो चमके, चलेगा। लिन मो ने फोन को देखते हुए अपने चेहरे से कालिक पूंछी। इफेक्ट्स चाहिए, हथियार चाहिए। उसने अपने पास पड़ी 2 बिना जोड़ वाली स्टील की पाइपों को देखा, जिन्हें वह एग्जॉस्ट पाइप बनाने वाला था। ठीक है, ग्राहक तो भगवान होता है। उसने स्टील पाइप्स को बदलकर रेलगन जैसा बना दिया।
फिर उनके अंदर 2 हाई वोल्टेज मैग्नीशियम रॉड और धुआं छोड़ने वाला डिवाइस डाल दिया। एक बार इसमें बिजली जाने पर हालांकि यह किसी को मार नहीं सकता, लेकिन इसके साउंड और लाइट इफेक्ट्स हॉलीवुड के स्पेशल इफेक्ट्स से भी ज्यादा असली लगेंगे। आखिर में बाहरी कवच। लिन मो के पास कोई प्रोफेशनल सांचा नहीं था, लेकिन उसके पास एक हथौड़ा और भगवान जैसे कुशल हाथ थे। 48 घंटों तक बिना सोए लिन मो ने रेड बुल के 12 कैन पी लिए और सिगरेट के 5 पैकेट फूंक डाले। आखिरकार डिलीवरी की डेडलाइन से 2 घंटे पहले लिन मो ने अपने हाथ से सैंड पेपर का आखिरी टुकड़ा फेंक दिया। वह पूरी तरह से थककर जमीन पर ढेर हो गया। उसके सामने 5 मीटर ऊंचा एक विशालकाय दानव खड़ा था। मध्यम रोशनी में उसका सुर्ख लाल कवच खून जैसी ठंडी चमक बिखेर रहा था। मजबूत मशीनी टांगों ने जमीन को कसकर पकड़ रखा था। पीठ पर लगे टरबाइन थ्रस्टर भले ही बंद थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी पल आग उगलने के लिए तैयार हैं। कॉकपिट के कांच पर लिन मो का थका हुआ चेहरा दिख रहा था। उसकी वे ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आंखें असल में 2 बदली हुई कार की हेडलाइट्स थीं, जो इस समय बंद थीं। यह कोई मॉडल नहीं था, यह तो स्टील का एक सोता हुआ जंगली जानवर था। इस चीज को लिन मो ने सिर उठाकर देखा। उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था। क्या मैंने इसे कुछ ज्यादा ही असली बना दिया? वह उठा और उसने मेका को थपथपाया। ठंडे लेग आर्मर से एक भारी धम की आवाज आई। वह भारीपन रेजन या प्लास्टिक से बिल्कुल अलग था। गया काम से। लिन मो को अचानक एक बड़ी समस्या का एहसास हुआ। उसने चारों ओर देखा। यह मेका उसके दरवाजे से आधा मीटर ऊंचा लग रहा था। यह बाहर नहीं निकल सकता। तभी दरवाजे के बाहर से एक भारी ट्रक के गरजने की आवाज आई। हाँ, यह वही टो ट्रक था जिसे उसने बुलाया था। बॉस लिन, गाड़ी आ गई है। सामान कहाँ है? ड्राइवर ने बाहर से चिल्लाकर पूछा। लिन मो ने सिर्फ 4 मीटर ऊंचे रोलिंग शटर दरवाजे को देखा, फिर 5 मीटर ऊंचे मेका को देखा और आखिर में अपने फोन में आने वाले 50 लाख के फाइनल पेमेंट को देखा। उसकी नजरें कठोर हो गईं। उसने पास पड़ा प्लाज्मा कटर उठाया और बड़े बड़े कदमों से अपनी छत की ओर चल दिया। पैसे के लिए घर तोड़ना। 10 मिनट बाद धातु के फटने की कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ दुकान की रंगीन स्टील टाइलों वाली छत पूरी की पूरी उखड़ गई। क्रेन का विशाल हाथ धीरे धीरे नीचे आया और मेका की पीठ पर लगे हुक में फंस गया। जैसे ही स्टील का केबल चरमराहट की आवाज के साथ सीधा हुआ, वह लाल मेका धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा और हवा में लटक गया। चांद की रोशनी उसके खतरनाक लेकिन खूबसूरत कवच पर पड़ रही थी, मानो कोई युद्ध का देवता अवतरित हुआ हो। गली के कोने से देर रात घर लौट रहे कुछ लोग गुजरे। वे सब दंग रह गए। अबे, यह क्या है? ट्रांसफॉर्मर्स? क्या कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है? लिन मो खंडहर बन चुकी अपनी दुकान में खड़ा था। उसके हाथ में अब भी छत काटने वाला औजार था और वह क्रेन ड्राइवर पर चिल्लाया, ध्यान से, इसे टकराना मत। अगर यह चीज नीचे गिरी तो हमारे पूरे इलाके की नींद हिल जाएगी। ड्राइवर डर के मारे कांप गया। मेका हवा में थोड़ा हिला। उसकी एक मशीनी बाह गलती से सड़क किनारे एक लैंप पोस्ट से टकरा गई। कटोरे जितना मोटा स्टील का वह लैंप पोस्ट एकदम कुरकुरे बिस्कुट की तरह मशीनी बाह से टकराकर सीधे टूट गया। चारों ओर चिंगारियां बिखर गईं। लिन मो ने झट से अपना फोन निकाला। सुचिंग को एक मैसेज भेजा, मिस सू, सामान गाड़ी में भेज दिया गया है। रहस्य बनाए रखने के लिए मैंने इसे 5 परतों वाले लाल कपड़े से लपेटा है। साथ ही यह चीज थोड़ी भारी है। बेहतर होगा कि आप हवेली वालों से नींद को मजबूत करवा लें। मैसेज भेजने के बाद लिन मो ने उस भारी भरकम फ्लैटबेड ट्रक को देखा, जिसके टायर मेका के वजन से आधे चपट्टे हो गए थे। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? उसने खुद को तसल्ली दी। वैसे भी यह सिर्फ एक मॉडल ही तो है। इसके अंदर असली गोलियां भी नहीं भरी हैं। ज्यादा से ज्यादा यह बस थोड़ा भारी है, थोड़ा सख्त है और इसकी पावर थोड़ी ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह मेका, जिसे उसने बर्थडे सेलिब्रेशन नंबर 1 नाम दिया था, सुपरिवार की उस जन्मदिन की पार्टी को, जो असल में दिखावे और अमीरी की नुमाइश के लिए थी, एक ऐसे मिलिट्री ड्रिल में बदलने वाला था जो पूरी दुनिया को हैरान कर देती। सुबह के 4 बजे जोंघाई शहर एक ऐसे विशाल जानवर की तरह था जो अभी सोया हो। सिर्फ सफाई करने वाली गाड़ियों की पीली बत्तियां ही धुंध में टिमटिमा रही थीं। लेकिन नानशान जिले की ओर जाने वाले ऊंचे पुल पर 18 पहियों वाला एक भारी भरकम फ्लैटबेड ट्रेलर वजन के मारे दर्द से कराह रहा था। हे भगवान, सच में हे भगवान। ड्राइवर लाओ लियू ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। उसकी हथेलियों में पसीना भरा हुआ था। वह 20 साल से बड़े ट्रक चला रहा था। उसने मशीनें ढोई थी, संगमरमर ढोया था, यहाँ तक कि टैंक भी ढोए थे, लेकिन आज की तरह उसका दिल पहले कभी इतना नहीं घबराया था। ट्रक के पीछे फ्लैटबेड पर 5 परतों वाले मोटे लाल कैनवस में कसकर लिपटी वो विशाल चीज एक चलते फिरते छोटे पहाड़ जैसी लग रही थी। देखने में उसका आकार एक बड़ी एक्सकेवेटर मशीन जितना ही था, लेकिन यह वजन। लाओ लियू ने डैशबोर्ड पर एक नजर डाली।
इंजन की रफ्तार रेड जोन में पहुंच चुकी थी और पानी के तापमान का मीटर भी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। बॉस, यह सच में एक मॉडल है, लाओ लियू ने वॉकी टॉकी पर चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में रोने जैसी कंपकंपी थी। यह कोई लोहे का ठोस गोला है क्या? मेरी शॉक एब्जॉर्बर स्टील प्लेट्स भी लगभग चपटी हो गई हैं। वॉकी टॉकी से लिनमो की शांत आवाज आई, जिसके साथ हवा की सरसराहट भी थी। वह अपना मॉडिफाई किया हुआ छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा था और ट्रक के पीछे आराम से चल रहा था। लियू जी, शांत रहिए, वह सिर्फ एक कलाकृति है। हवा से बचाने के लिए उसका बेस थोड़ा भारी बनाया गया है। आप अचानक ब्रेक मत लगाइएगा। उस चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा है और इनर्शिया ज्यादा है। लिन मो हेलमेट पहने हुए था और उसकी आंखें सामने उस विशाल लाल रंग की चीज पर टिकी थी। सच तो यह है कि वह खुद भी घबराया हुआ था। यह मेका, या उसके शब्दों में कहें तो यह मॉडल का कुल वजन 28 टन था। और यह तो तब था जब उसने डेडलाइन पूरी करने के लिए कुछ बिना वजन वाले हिस्सों में एल्यूमिनियम अलॉय का इस्तेमाल किया था। अगर यह पूरी तरह से स्टील का बना होता तो यह ट्रक शायद कब का जवाब दे चुका होता। हवा से बचाने के लिए थोड़ा भारी बनाया है। लाओ लियू ने ड्राइवर की सीट पर बैठे बैठे आंखें घुमाई। भला हवा से बचाने के लिए कोई दर्जनों टन लोहा इस्तेमाल करता है क्या? ट्रक गरजता हुआ ऊंचे पुल से नीचे उतरा और नानशान जिले में दाखिल हो गया। यहाँ की सड़कें अलग थीं। डामर की सड़क काली और चमकदार थी और सड़क के दोनों ओर अब टूटी फूटी दुकानें नहीं थीं, बल्कि करीने से कटे हुए फ्रांसीसी प्लेन ट्री थे। क्लाउड टॉप मैनर जोंगहाई का सबसे पॉश इलाका था। यहाँ रहने वाले लोग अगर अपना पैर भी जमीन पर पटक दे तो पूरे शहर की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। लिन मो अपने चारों ओर के आलीशान नजारों को देख रहा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस यह ऑर्डर पूरा हो जाए तो मेरी मरम्मत की दुकान फिर से चल पड़ेगी। वह अपनी दुकान में एक ठीक ठाक एयर कंडीशनर भी लगवा पाएगा। फिर गर्मियों में उसे बिना शर्ट की गाड़ियाँ ठीक नहीं करनी पड़ेंगी। क्लाउड टॉप मैनर सुपरिवार का विला। नौकर चाकर लॉन की घास काट रहे थे और फूल सजा रहे थे। विशाल बैंक्वेट हॉल को जमीन से छत तक शीशे से डिजाइन किया गया था, जहां से दूर तक समुद्र का नजारा सीधे देखा जा सकता था। सुचिंग दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ी थी। उसके हाथ में फोन था। उसकी उंगलियों के जोर सफेद पड़ गए थे। वह पूरी रात नहीं सोई थी। क्या सुचिंग अभी भी उस बेकार से मॉडल का इंतजार कर रही है? पीछे से एक आवाज आई। वांग युए ने असली रेशम का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके हाथ में महंगे एवियन वाटर का एक ग्लास था और चेहरे पर वही जानी पहचानी बनावटी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी थप्पड़ मारने का मन कर जाए। मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, सुचिंग ने बिना सिर घुमाए ठंडेपन से जवाब दिया। हे, मैं तो दखल देना भी नहीं चाहती, लेकिन तुम दादाजी का गुस्सा तो जानती ही हो। वांग युए रेलिंग के पास गई और नीचे काम में लगे नौकरों को देखने लगी। इस बार 70वें जन्मदिन के महाभोज पर मिलिट्री एरिया से चेन अंकल भी आ रहे हैं। दादाजी सबसे ज्यादा अहमियत नीयत और तकनीक को देते हैं। मैंने तो अपनी पहुंच लगाकर इंग्लैंड से सबसे नया एक्सोस्केलेटन सोल्जर आर्मर का एक मॉडल मंगवाया है। हालांकि ये मॉडल सिर्फ 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, लेकिन उसे उनकी स्पेशल फोर्स के अभी इस्तेमाल होने वाले साजो सामान के हिसाब से बनाया गया है। हर एक हिस्सा हूबहू छोटा किया गया है, पूरा मेटल का है और उसके जोड़ भी हिल सकते हैं। वांग युए जानबूझकर थोड़ी देर रुकी। उसने सुचिंग को दया भरी नजरों से देखा। सुना है तुमने किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर ठीक करने वाले मैकेनिक से बनवाया है, और वो भी 5 मीटर का। सुचिंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 5 मीटर का प्लास्टिक फोम। क्या तुम दादाजी को गुस्से से हार्ट अटैक दिलवाना चाहती हो? सुचिंग ने अपने होंठ भींच लिए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सच में घबराहट में कुछ भी कर दिया था। वो लिन मो, भले ही उसकी रेटिंग अच्छी थी, लेकिन आखिरकार वो एक स्कूटर की दुकान में ही तो काम करता है। अगर उसने कागज से चिपकाकर बनाई हुई कोई बड़ी सी चीज या घटिया पेंट किया हुआ टिन का खोल भेज दिया तो वह उस नजारे के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। तभी दूर पहाड़ी सड़क से अचानक गड़गड़ाहट जैसी भारी इंजन की दहाड़ सुनाई दी। यह आवाज किसी स्पोर्ट्स कार की तेज चीख जैसी नहीं थी, बल्कि यह ताकत और दबाव से भरी एक दहाड़ थी। ऐसा लगा जैसे जमीन भी इस आवाज से हल्का हल्का कांप रही हो। यह कैसी आवाज है? वांग युए ने त्योरियां चढ़ाई। सुचिंग ने झटके से अपना सिर उठाया। हवेली के गेट के आखिरी छोर पर एक बहुत बड़ा भारी फ्लैटबेड ट्रक धीरे धीरे मोड़ से घूम रहा था। वह इतना बड़ा था कि हवेली की चौड़ी सड़क पर भी यह ट्रक तंग लग रहा था। और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी ट्रक के पीछे लदी हुई चमकीले लाल तिरपाल में लिपटी वो विशाल चीज। सुबह की हवा में लाल कपड़ा फड़फड़ा रहा था, जिससे उसके नीचे के नोकीले कोनों वाला आकार साफ दिख रहा था। जैसे जैसे ट्रक पास आया, एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। वांग युए के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास हिल गया और पानी छलक गया। मेरा तोहफा आ गया। सुचिंग ने एक गहरी सांस ली।
हालांकि वह मन ही मन में बुरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन जुबान से वह बिल्कुल हार नहीं मान सकती थी। लगता है मास्टर लिन बहुत पाबंद है। इस वक्त हवेली के गेट पर मौजूद सिक्योरिटी टीम में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई थी। रुको, यह एक प्राइवेट हवेली है, भारी ट्रकों का अंदर आना मना है। सिक्योरिटी का कैप्टन हाथ हिलाते हुए जोर जोर से सीटी बजा रहा था। ट्रक ने एयर ब्रेक की एक लंबी आवाज निकाली और मेन गेट पर रुक गया। उसके विशाल टायर लगभग एक गार्ड की आधी ऊंचाई के थे और उनसे तेज गर्मी निकल रही थी। गाड़ी का दरवाजा खुला, लाओ लियो नीचे कूदा। उसके पैर अभी भी थोड़े कांप रहे थे। उसके ठीक बाद लिन मो अपनी स्टिकर से भरी छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सर से आया और ट्रक के सामने रुक गया। उसने अपना हेलमेट उतारा। उसका थका हुआ लेकिन फिर भी हैंडसम चेहरा सामने आया। नमस्ते, मैं डिलीवरी के लिए आया हूँ। लिन मो ने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा सा डिलीवरी ऑर्डर निकाला। मिस सुचिंग ने एक बड़ा आइटम ऑर्डर किया है। सिक्योरिटी कैप्टन ने उस 5 मीटर ऊंचे लाल कपड़े में लिपटे बंडल को देखा। उसका हलक ऊपर नीचे हुआ। यह क्या बला है? एक मॉडल है, लिन मो ने बड़े सीधे सच्चे अंदाज में कहा। जन्मदिन के तोहफे के लिए। प्लीज गेट खोल दीजिए। इस चीज को बारिश में भीगने या तेज धूप में नहीं रख सकते, इसे जल्दी उतारना होगा। सिक्योरिटी कैप्टन ने शक भरी नजरों से लिन मो को देखा। उसने उसके तेल के दागों से स्नेक आम के कपड़ों को देखा और फिर उस चीज को देखा जो हर एंगल से एक अवैध ढांचे जैसी लग रही थी। भाई, तुम्हें यकीन है कि यह एक मॉडल है? यह तो किसी अवैध कब्जे जैसा लग रहा है। यह सच में एक मॉडल ही है, लिन मो ने सब्र से समझाया, साथ ही ट्रक के टायर पर थपथपाया। बस थोड़ा भारी है। हाँ, वैसे क्या आपकी ये जमीन की टाइलें मजबूत हैं? अगर ये टूट गयी तो मैं हर्जाना नहीं दूंगा। ठीक उसी वक्त सुचिंग हाई हील्स में अपनी स्कर्ट उठाए हुए हाँफते हुए गेट पर पहुंची और उसे अंदर आने के लिए कहा। सुचिंग ने उस विशाल लाल कपड़े से ढके बंडल को देखा। उसका दिल धक से रह गया। यह बहुत बड़ा था। जितना उसने ड्राइंग में सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा। ड्राइंग पर इस तरह का आकार सिर्फ एक आंकड़ा होता है, लेकिन आंखों के सामने यह चौंकाने वाला था। वह महसूस कर सकती थी लाल कपड़े के नीचे से आती धातु की ठंडी सिहरन। मिस सू, मैंने मिशन पूरा कर दिया। लिन मो ने सुचिंग को देखा और अपनी जानी पहचानी खिलखिलाती मुस्कान दी। कल रात भर जागकर पेंट किया है, लेकिन सेफ्टी के लिए यह लाल कपड़ा बेहतर होगा कि समारोह शुरू होने तक न हटाया जाए। क्या रहस्य बनाए रखने के लिए? असल में लिन मो को डर था कि पेंट पूरी तरह सूखा नहीं है और उस पर धूल चिपक जाएगी, लेकिन सुचिंग को यह एक तरह का आत्मविश्वास लगा। सुचिंग ने लिन मो की खून से भरी लाल आंखों को देखा। उसके दिल में अचानक एक अजीब सा भरोसा पैदा हो गया। भले ही यह आदमी अस्त व्यस्त दिखता था, लेकिन उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था। दरवाजा खोलो। उन्हें ट्रक को मेन बिल्डिंग के सामने वाले लॉन पर लाने दो। मिस, वो लॉन मालिक को सबसे ज्यादा पसंद है। सिक्योरिटी कैप्टन ने उसे समझाने की कोशिश की। अगर खराब हो गया तो मैं हर्जाना भरूंगी। दरवाजा खोलो। जैसे ही बिजली का लोहे का गेट धीरे धीरे खुला, भारी ट्रक ने गुस्से में दहाड़ मारी। उस रहस्यमयी विशालकाय चीज को लादे हुए धीरे धीरे क्लाउड टॉप मैनर में दाखिल हुआ। पीछे पीछे आ रही वांग यू उस विशाल आकृति को देख रही थी। उसने दांत पीसे और ठंडी हंसी के साथ कहा, बस दिखावा कर रहा है। बड़ा बनाने से क्या फायदा? जब कपड़ा हटेगा तब मैं देखूंगी कि तुम अपनी इज्जत कैसे बचाते हो। उस वक्त अगर पेंट का एक धब्बा भी ठीक से नहीं लगा होगा तो दादाजी तुम्हें डांट कर बाहर निकाल देंगे। लिन मो ने अपना हेलमेट वापस पहन लिया और अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ट्रक के पीछे पीछे चलने लगा। जब वह वांग यू के पास से गुजरा तो वह अचानक एक पल के लिए रुका। वांग यू को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या देख रहे हो? बदबूदार मैकेनिक। वांग यू ने नफरत से एक कदम पीछे लिया। कुछ नहीं, लिन मो ने कंधे उचकाए। बस याद दिला रहा हूँ, थोड़ी देर में दूर रहना। इस चीज का ऑरा काफी मजबूत है, आसानी से किसी को चोट पहुंचा सकता है। इतना कहकर उसने एक्सीलेटर घुमाया और इलेक्ट्रिक स्कूटर खुशी से आगे बढ़ गया। तुम? वांग यू ने गुस्से से पैर पटका। सुबह 10 बजे क्लाउड टॉप मैनर मशहूर हस्तियों के समंदर में बदल गया था। करोड़ों की लग्जरी कारों से पार्किंग लॉट भर गया था, लेकिन सबकी नजरें चाहे अनचाहे विला की मेन बिल्डिंग के सामने वाली खाली जगह पर जा रही थी। वहाँ एक विशाल लाल कपड़े में लिपटी चीज खड़ी थी। उसकी खुरदरी बनावट, उसकी ऊंची ऊंचाई आसपास की सुंदर यूरोपीय वास्तुकला से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी, फिर भी उसमें एक जंगली सा आकर्षण था। वह क्या है? सुना है सुपरिवार की तीसरी बेटी का तोहफा इतना बड़ा है। कहीं कोई बनावटी पहाड़ तो नहीं दे दिया? मुझे तो यह एक हवा वाला किला लग रहा है। मेहमानों के बीच कानाफूसी बढ़ती जा रही थी। लिन मो ने तब तक ट्रक खाली कर दिया था, लेकिन वह गया नहीं। सुचिंग ने उसे रुकने के लिए कहा था, यह कहकर कि अगर असेंबली में कोई समस्या हुई तो एडजस्ट करना आसान होगा। असल में सुचिंग के मन में ही डर था।
और वह किसी को बलि का बकरा बनाना चाहती थी। उस समय लिन मो बुफे एरिया के एक कोने में उकड़ू बैठा था। उसके हाथ में ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और ब्लैक ट्रफल केक की एक प्लेट थी और वह बड़े मजे से खा रहा था। अमीर लोगों का खाना सच में अलग होता है। इस झींगे का मांस तो मेरी वेल्डिंग रॉड से भी मोटा है, लिन मो खाते खाते कह रहा था। तभी हॉल का मेन गेट अचानक शांत हो गया। काले सूट पहने लोगों का एक झुंड 2 बूढ़े लोगों को घेरे हुए अंदर आया। बाईं ओर वाले ने टैंक सूट पहना हुआ था। वो चुस्त दुरुस्त थे और उनकी नजरें बिजली की तरह तेज थी। वह आज के मुख्य मेहमान थे, मैकेनिकल फील्ड के दिग्गज सु जेन हाई। और दाईं ओर वाले ने एक धुली हुई, फीकी पड़ चुकी पुरानी सैन्य वर्दी पहनी हुई थी। हालांकि कंधे पर कोई बैज नहीं था, लेकिन उनकी रग रग से झलकती फौलादी और घातक आभा आसपास के मेहमानों को अनजाने में ही पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। सेना की रिसर्च के बड़े अधिकारी चेन जियांगुओ। लिन मो ने मुंह में रखा केक निगला और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने इस बूढ़े आदमी को टीवी पर देखा था, सुना था कि वह उससे भी ज्यादा जद्दी एक टेक्नोलॉजी का दीवाना है। लगता है आज मनहूरी के मापदंड बहुत ऊंचे होंगे। लिन मो ने अपना मुंह पोंछा। खिड़की के बाहर उस लाल कपड़े के थैले पर एक नजर डाली। उम्मीद है कि यह बुढ़ा मेरे मैनुअल डिजाइन को चला पाएगा। बैंक्वेट हॉल के अंदर क्रिस्टल के झूमर से नरम और शानदार रोशनी छन रही थी, लेकिन सु जेनहाई और चेन जियांगुओ के लिए इस तरह का माहौल उन्हें साफ तौर पर असहज महसूस करा रहा था। दोनों ने शराब के जाम तो पकड़ रखे थे, पर एक घूंट भी नहीं पी थी, बल्कि वे एक अपेक्षाकृत शांत छत के कोने में चले गए। क्यों चेन, उत्तर की ओर क्या हाल है? सु जेनहाई ने अपनी आवाज धीमी कर ली। उनकी भौहें चढ़ी हुई थीं। चेन जियांगुओ ने एक आह भरी। उसके तजुर्बेकार चेहरे पर एक ऐसी थकान दिखी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। आशाजनक नहीं है। यिंगजियांग देश ने अपनी नई एक्सोस्केलेटन तकनीक में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उनके एक सैनिक की वजन उठाने की क्षमता 3 गुना बढ़ गई है और 4 वोल्ट की मोटर का रिस्पॉन्स डिले 20 मिलीसेकंड से भी कम हो गया है। उसने सिर हिलाया और अपनी उंगलियों से जाम को कसकर पकड़ लिया। हमारे शुआनवू एक्सोस्केलेटन का पावर सोर्स अभी भी ठीक नहीं है। बैटरी की डेंसिटी काफी नहीं है, ऊपर से एक बड़ा बैटरी पैक लादना पड़ता है। सैनिक पेंगुइन की तरह भद्दे तरीके से चलते हैं। युद्ध के मैदान में वे चलते फिरते निशाने बन जाते हैं और हाइड्रोलिक सिस्टम की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बहुत कम है। उस तरह की इंसान मशीन के एक होने वाली फुर्ती हासिल नहीं की जा सकती। सु जेनहाई का चेहरा भी गंभीर था। ऊर्जा और ट्रांसमिशन, ये मैकेनिकल क्षेत्र के 2 बड़े पहाड़ हैं। मैं भी एक टीम के साथ इस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी जानते हो, बेसिक मटेरियल साइंस का क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें रातों रात तरक्की की जा सके। मैं इस बार तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने के अलावा यह भी देखने आया हूँ कि तुम्हारे सु ग्रुप में कोई नई प्रतिभा या तकनीकी रियव है या नहीं। चेन जियांगुओ ने दूर समुद्र की ओर देखा। उसकी निगाहें गहरी थीं। ऑल्सो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। एक बार उनकी तकनीक पूरी तरह से तैनात हो गई तो सीमा पर दबाव बहुत बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के सामने चुपचाप खड़े रहे। माहौल शीशे की तरह भारी था। तभी एक मीठी और नाजुक आवाज ने चुप्पी तोड़ी। दादाजी, चेन अंकल। वांग यू एक रंगीन तितली की तरह उनकी ओर लपकी। उसके हाथों में शीशम की लकड़ी का एक सुंदर बक्सा था। यू सु जेनहाई ने अपने चेहरे से चिंता के भाव हटाए और मुश्किल से मुस्कुराए। दादाजी, आपकी खुशियाँ समुद्र की तरह विशाल हो और आपकी उम्र पहाड़ों की तरह लंबी हो। वांग यू ने मीठी मुस्कान के साथ बक्सा आगे बढ़ाया। यह तोहफा मैंने खास आपके लिए तैयार किया है। मुझे यकीन है आपको यह पसंद आएगा। सु जेनहाई ने बक्सा खोला। काले मखमल की गद्दी पर एक चांदी जैसे भूरे रंग का मैकेनिकल मॉडल चुपचाप रखा हुआ था। भले ही वह सिर्फ हथेली के आकार का था, लेकिन उसकी कारीगरी बहुत ही उम्दा थी। हर जोड़ को छोटे छोटे स्क्रू से जोड़ा गया था। यहाँ तक कि पीठ पर लगी हाइड्रोलिक पाइपलाइन को भी हूबहू बनाया गया था। चेन जियांगुओ की आंखें चमक उठी और वे पास आ गए। यह तो यिंगजियांग देश के रैप्टर एक्सोस्केलेटन का मॉडल है। चेन अंकल, आपकी नजरें बहुत तेज हैं। वांग यू ने गर्व से अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और दूर खड़ी बेचैनी से बैठी सु किंग पर एक नजर डालना नहीं भूली। यह मैंने एक दोस्त से कहकर यिंगजियांग देश की एक मिलिट्री लैब से एक लिमिटेड एडिशन मॉडल मंगवाया है। सिर्फ इसका बाहरी रूप ही नहीं, बल्कि इसकी अंदरूनी बनावट भी पूरी तरह से असली ब्लूप्रिंट के हिसाब से छोटे आकार में बनाई गई है। दादाजी, आप इसके घुटने के जोड़ का डिजाइन देख सकते हैं। उस तरह का मल्टी एक्सिस लिंकेज वाला स्ट्रक्चर हमारे देश में अभी भी नहीं बन सकता। यह बात सुनते ही चेन जियांगुओ का चेहरा थोड़ा उतर गया। हालांकि वांग यू सच कह रही थी, लेकिन इस मौके पर यह बात बहुत चुभने वाली लगी। सु जेनहाई को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने पढ़ने वाला चश्मा लगाया और मॉडल को उठाकर ध्यान से देखने लगे। यहाँ तक कि अपनी उंगली से एक जोड़ को हिलाकर भी देखा। वाकई में शानदार है। वाकई इस बॉल जॉइंट का डैम्पिंग फील्ड बहुत अच्छा बनाया गया है।
देखो, इसमें बिल्कुल भी ढीलापन नहीं है। हमारी प्रोसेसिंग की सटीकता में वाकई अभी भी कमी है। चेन जियांगुओ कुछ ईर्ष्या से उस मॉडल को देख रहे थे। भले ही यह सिर्फ एक मॉडल है, लेकिन इसके पीछे की इंडस्ट्रियल कारीगरी कमाल की है। यूए ने सच में बहुत सोचा। इस तोहफे की काफी तारीफ हो रही है। दोनों बड़े लोगों ने इसकी सराहना की है। वांग यूए तो मारे खुशी की हवा में उड़ रही थी। आसपास के मेहमान भी तारीफों के पुल बांधने के लिए जमा हो गए। वांग मेम साहब, आप वाकई कमाल है। यह तोहफा कितना शानदार है। इसमें नयापन भी है और टेक्नोलॉजी भी। सोने चांदी या जड़ाऊ गहनों से तो यह तोहफा कहीं बेहतर है। वांग यूए सबकी तारीफों का मजा ले रही थी। फिर अचानक उसने बात का रुख बदला। कोने में खड़ी सू चिंग को देखा और जानबूझकर अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, अरे दीदी, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? मैंने अभी दरवाजे पर लाल कपड़े में लिपटी वो बड़ी सी चीज देखी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही तुम्हारा सरप्राइजेस है? सबकी नजरें तुरंत सू चिंग पर टिक गईं। सू चिंग, जिसे आज सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहिए था, उसे इस पर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई मुजरिम हो जो सजा सुनाए जाने का इंतजार कर रही हो। उसने लिनमो से 3 बार कांटेक्ट करके इंस्ट्रक्शन मैनुअल मांगा था, लेकिन लिनमो ने सिर्फ इतना जवाब दिया, जल्दबाजी मत करो, फाइल अपलोड कर रहा हूँ। अब वांग यूए के उकसावे का सामना करते हुए सू चिंग को मजबूरन आगे आना पड़ा। दादाजी, अंकल चेन, मैंने भी एक मैकेनिकल मॉडल तैयार किया है। सू जेनहाई को दिलचस्पी हुई। कहाँ है वो बाहर है। सू चिंग ने दरवाजे के शीशे से बाहर की ओर इशारा किया। सबने उसकी उंगली की दिशा में देखा। उस वक्त धूप खिली हुई थी और वो 5 मीटर ऊंचा लाल कपड़े में लिपटा बंडल लॉन पर एक बहुत बड़ी परछाई बना रहा था। वांग यूए के हाथ में रखे छोटे और हाईटेक मॉडल के मुकाबले बाहर रखी चीज काफी भद्दी और विशाल लग रही थी। इतना बड़ा? जियांगुओ ने भौहें सिकोड़ी। ये किसी जगह से ट्रांसफॉर्मर का स्टैचू उठाकर ले आई है क्या? वांग यूए अपनी हंसी नहीं रोक पाई। दीदी, कहीं तुम्हें किसी डेकोरेशन वाले ने ठग तो नहीं लिया? इसे देखकर तो लगता है कि ये शॉपिंग मॉल के बाहर रखे जाने वाले फोम की स्टैचू जैसा है। सू चिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जोर से जवाब दिया, ये मेटल का है और इसे खास ऑर्डर पर बनवाया गया है। वांग यूए और भी जोर से हंसने लगी। इतना बड़ा मेटल का टुकड़ा, कितने पैसे लगे होंगे? मुझे तो ये सिर्फ टिन का खोखला ढांचा लग रहा है। दीदी, तुम्हारी नीयत तो अच्छी है, लेकिन टेस्ट। मेहमान भी आपस में कानाफूसी करने लगे। उनकी आंखों में मजाक साफ झलक रहा था। उनकी नजर में यह वाकई एक तमाशा था। एक अमीर घर की नासमझ लड़की ने सबका ध्यान खींचने के लिए एक बड़ी सी बेकार चीज लाकर रख दी है। सू जेनहाई का चेहरा भी उतर गया। वो हमेशा से ही एक गंभीर इंसान थे। उन्हें इस तरह दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब आ ही गया है तो चलो चलकर देखते हैं, सू जेनहाई ने शांत भाव से कहा। उनकी आवाज में खुशी या नाराजगी का कोई पता नहीं चल रहा था। इतनी बड़ी चीज दरवाजे पर रखी है, इसका कुछ तो करना होगा। लोगों की भीड़ बगीचे की ओर बढ़ने लगी। सू चिंग पीछे पीछे चल रही थी। उसकी हथेलियों में ठंडा पसीना आ रहा था। उसने अपना फोन निकाला और लिनमो को पागलों की तरह मैसेज भेजने लगी, तुम कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। अगर पोल खुल गई तो तुम्हें ही सब समझाना पड़ेगा। उस वक्त लिनमो भीड़ में सबसे पीछे छिपा हुआ था। उसके मुंह में एक टूथपिक थी और चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वो कोई मजेदार तमाशा देख रहा हो। इस चीज को समझाने की जरूरत नहीं है। लिनमो ने लाल कपड़े में लिपटी उस चीज को देखा और उसकी आंखों में एक जुनून की चमक दौड़ गई। ये तो मर्दों का सपना है। सब लोग लॉन पर पहुँचे और उसे पास से देखने लगे। उसे पास से देखने पर वो और भी ज्यादा विशाल लग रहा था। 5 मीटर की ऊंचाई, यानी लगभग 2 मंजिला इमारत जितनी। दीदी, पर्दा हटाओ अब। वांग यूए ने अपनी बाहें मोड़ रखी थी और उसका अंदाज किसी का मजाक उड़ाने जैसा था। जरा हमें भी तो देखने दो। देखते हैं कि ये 5 मीटर ऊंचा खजाना आखिर है क्या भला। सू चिंग उस लाल कपड़े के नीचे खड़ी थी। पर्दा हटाने वाली रस्सी ठीक उसके हाथ के पास थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली। जो होगा देखा जाएगा। लिनमो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सू चिंग ने जोर से रस्सी खींची और विशाल लाल पर्दा झरने की तरह नीचे गिर गया। न तो फोम के घिसने की आवाज आई और न ही किसी घटिया टिन के हिलने की। लाल कपड़ा जमीन पर गिरा और उससे एक भारी धप की आवाज आई। इसके बाद वहाँ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। हॉल में मौजूद सैकड़ों लोग, जिसमें सू जेनहाई और चेन जियांगुओ भी शामिल थे, उस पर सबके सब खामोश हो गए। सूरज की रोशनी बिना किसी रोक टोक के उस विशाल ची पर पार रही थी। वो एक बहुत गहरे लाल रंग का मैट फिनिश वाला इंसानी शक्ल का मेका था। ये किसी चिकने प्लास्टिक जैसे दिखने वाले कार्टून के खिलौने जैसा नहीं था। ये इंडस्ट्री की बेहतरीन कारीगरी थी। उसके सामने खाजे होकर हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक चींटी की तरह छोटा हो। वांग यू के चेहरे की मुस्कान जम गई।
उसका मुंह इतना बड़ा खुल गया कि उसमें एक अंडा समा जाए। उसके हाथ में जो 10 सेंटीमीटर का मॉडल था वो इस बजी सी चीज के सामने बिल्कुल एक बचकाने खिलौने जैसा लग रहा था। सू सेनहाई का चश्मा तो बस फिसलने ही वाला था। उन्होंने कांपते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने उसके ठंडे कवच को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर हिम्मत नहीं जुटा पाए। दादाजी इतने उत्साहित थे कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वहीं चेन जियांगुओ की प्रतिक्रिया अलग थी। एक फौजी होने के नाते उन्हें ऐसी चीजों के लिए एक खास समझ थी। वो इसे किसी कला की तरह नहीं देख रहे थे, वो इसे एक हथियार की नजर से देख रहे थे। ये वेल्डिंग। चेन जियांगुओ तेजी से मेका के पैर के निचले हिस्से तक गए और नीचे बैठकर एक आर्मर प्लेट के जोन को घूरने लगे। ये तो फिश स्केल वेल्ड है। नहीं, ये तो डीप पेनिट्रेशन वेल्ड है। इतनी मोटी स्टील की प्लेट को इतनी सफाई से कैसे वेल्ड किया जा सकता है? गर्मी से वेरा भी नहीं हुई है। और ये हाइड्रोलिक पाइप का डिजाइन। सू सेनहाई भी पास आ गए। अपनी इज्जत की परवाह किए बिना वो हमीम पर लेट गए। ये तो डुअल सर्किट रिडंडेंट डिजाइन है। हे भगवान, ये तो बिल्कुल किताबों में सिखाने वाली वायरिंग है। ये किसी मॉडल बनाने वाले का काम नहीं हो सकता। ये तो किसी मैकेनिकल इंजीनियर की कारीगरी है। दोनों उस मेका के पैर के चारों ओर कई चक्कर लगा चुके थे और उनके मुंह से सिर्फ टेक्निकल बातें निकल रही थी। आसपास के मेहमानों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो दोनों दिग्गजों की हैरानी साफ देख सकते थे। सू चिंग ने अपनी आंखें खोली और सबकी प्रतिक्रिया देखी, खासकर वांग यू को। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। ये देखकर सू चिंग के दिल का बोझ आखिरकार हल्का हो गया। कैसा लगा तुम्हारे उस छोटे से खिलौने के मुकाबले? पता नहीं दादाजी को कौन सा ज्यादा पसंद आएगा। वांग यू का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बैटरी वाली गाड़ियां ठीक करने वाला कोई ऐसी चीज बना सकता है। ये तो बस एक बड़ा सा खोखला ढांचा है। वांग यू चिल्लाया। बाहर से बिल्कुल असली दिखने का क्या फायदा? अंदर से तो ये जरूर खोखला होगा या फिर कबाड़ से भरा होगा। दादाजी, ये चीज यकीनन चल नहीं सकती। ये तो बस दिखाने के लिए है। उसने मुंह कर नफरत भरी नजरों से सू चिंग को देखा। बाजी बहन, जब तुमने इसे इतना असली बनाया ही है तो क्या तुम इसका कॉकपिट खोलकर हम सबको दिखाने की हिम्मत करोगी, या फिर इसे थोड़ा हिलाकर दिखाओ? जैसे ही ये बात कही गई, सू सेनहाई और चेन जियांगुओ भी सू चिंग की तरफ देखने लगे। बात तो सही थी, बाहर से ये कितना भी अच्छा क्यों न दिखे, अगर ये चल नहीं सकता तो ये बस एक शानदार मूर्ति है। सू चिंग का दिल एक बार फिर बोर से धक्का। उसे क्या पता था कि ये चल भी सकता है या नहीं। ठीक उसी समय उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। आखिरकार लिन मो का मैसेज आ ही गया। मैंने तुम्हें ऐप का इंस्टॉलेशन पैकेज भेज दिया है। इंस्टॉल करने के बाद ब्लूटूथ से कनेक्ट करना। पासवर्ड है 123456। एक बात जरूर याद रखना, वो लाल वाला फुल पावर का बटन मत दबाना। वो खास स्पेशल इफेक्ट्स मोड है, कहीं बबे बुए डर न जाएं। सू चिंग ने फोन की स्क्रीन को देखा। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। उसने अपना सिर उठाया और ऊपर बने कॉकपिट पर एक नजर डाली। फिर उसने वांग यू की उकसाने वाली नजरों को देखा। खोलना है तो खोलती हूँ। सू चिंग ने ऐप खोला और अपनी उंगली उस बगे से स्टार्ट बटन पर रख दी। एक धीमी ऐसी गूंज जैसे सीधे नरक की गहराइयों से आ रही हो। पलक झपकते ही वो आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। वो तब पैदा होती है जब करंट एक हाई पावर मोटर से गुजरता है, जिससे हवा में कंपन पैदा होती है। मेका के सिर पर लगे काले मास्क के नीचे खून जैसी लाल 2 बत्तियां अचानक जल उठी, मानो किसी शैतान ने अपनी आंखें खोल दी हो। और साथ ही हाई प्रेशर गैस के निकलने की आवाज आई। मेका की छाती पर लगी मोटी प्लेट धीरे धीरे दोनों तरफ खिसक गई और अंदर इंस्ट्रूमेंट पैनल से भरा हुआ हिस्सा दिखने लगा और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन वाला कॉकपिट। इसी के साथ एक बहुत बड़ा मशीनी हाथ मोटर के घूमने की सटीक आवाज के साथ धीरे धीरे सू चिंग के सामने आया और अपनी हथेली खोल दी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सिर्फ वांग यू के हाथ में पकड़ा हुआ वो 10 सेंटीमीटर का मॉडल टक की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया और उसकी एक टांग टूट गई। सू चिंग ने कांपते हुए हाथों से अपने सामने मौजूद इंसानी शरीर के हिसाब से बनाए गए कंट्रोल लीवर्स को पकड़ लिया। उसे लगा था कि उसके हाथ प्लास्टिक या किसी खुरदरे लोहे के पाइप को छुएंगे, लेकिन हथेली पर जो एहसास हुआ उससे उसका दिल धड़क उठा। वो एहसास हल्का गर्म और बिना किसी रुकावट के घूमने वाले एरोस्पेस ग्रेड एलॉय का था। यहाँ तक कि उसे अंदर से हल्की कंपन भी महसूस हो रही थी, जैसे कि उस मेका का दिल धड़क रहा हो। पायलट सिस्टम में आपका स्वागत है। अचानक उस छोटे से केबिन में बिना किसी जज्बात वाली एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, जिससे सू चिंग डरकर लगभग अपनी सीट से उछल ही पड़ा। यह आवाज किसी स्पीकर से नहीं आ रही थी, बल्कि बोन कंडक्शन हेडफोन के जरिए सीधे उसकी खोपड़ी में गूंज रही थी। सिस्टम सेल्फ चेक पूरा हुआ।
एनर्जी कोर आउटपुट पावर 15%। हाइड्रोलिक सिस्टम का दबाव सामान्य है। फायर कंट्रोल रेडार स्टैंड बाय पर है। शहरी माहौल की वजह से लंबी दूरी के हथियार लॉक कर दिए गए हैं। सू चिंग को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। क्या फायर कंट्रोल रेडार, क्या लंबी दूरी के हथियार। मास्टर लिन ने इस नाटक को असली दिखाने के लिए सिस्टम की आवाज भी इतनी असली बना दी है। उसने होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले से बाहर देखा। पहले जो नजारा शीशे के पार था, अब उस पर डेटा की लाइनें एक के बाद एक चल रही थी। बाहर लोगों के चेहरे हरे रंग के चौकोर बक्सों में लॉक हो गए थे। यहाँ तक कि बगल में दिल की धड़कन और शरीर के तापमान का अनुमान भी लिखा था। हे भगवान, सू चिंग बुदबुदाया। यह ऐप कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड है। इसी बीच कॉकपिट के बाहर जमीन पर खड़े मेहमान अपना सिर ऊपर उठाए हुए थे और उस लोहे के दैत्य को देख रहे थे जिसने सू चिंग को निगल लिया था। मशीनी हाथ वापस अंदर जा चुका था। कॉकपिट का दरवाजा कसकर बंद हो गया और दम घुटने वाली एयर टाइट लॉक की आवाज आई। वांग यू की आवाज जलन के मारे तीखी और चुभने वाली हो गई थी। इसे बंद करने में कौन सी बड़ी बात है? हिम्मत है तो 2 कदम चलकर दिखाओ। पक्का अंदर एक प्रोजेक्टर लगा है। यह बस एक बड़ा सा VR गेमिंग सेंटर है। वो अपने पीछे खड़े सू जिनहाई और चेन जियांगुओ की तरफ मुड़ा, जैसे अपने लिए समर्थन ढूंढ रहा हो। दादाजी, आप धोखा मत खाइए। ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। आजकल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। देखने में असली लगता है, लेकिन असल में उसे छू भी नहीं सकते। लेकिन उन दोनों बुजुर्गों का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था। चेन जियांगुओ इस समय मेका के टखने के पास झुका हुआ था और उसके हाथ में एक पोर्टेबल तेज रोशनी वाली टॉर्च थी। वह हाइड्रोलिक रॉड के जोड़ पर लगी एक नेमप्लेट को घूर रहा था। बूढ़े सू, यहाँ आकर देखो। चेन जियांगुओ की आवाज थोड़ी कांप रही थी। सू जिनहाई पास गया। खसने देखा कि नाखून के आकार की उस धातु की प्लेट पर लेजर से लिखा था, पुर्जों की भारी भार क्षमता। वो लनमो दिस मटीरियल C4 टाइटेनियम एलॉय एस कार्निपी NPR डार अंदर हाई वोल्टेज कैपेसिटर TC4 टाइटेनियम एलॉय को दोबारा ढाला गया। सू जिनहाई ने एक ठंडी सांस खींची। इस तरह की कारीगरी, यह तो सिर्फ स्पेस एजेंसी की वैक्यूम गलाने वाली भट्टी में ही हो सकती है ना? उसने यह कैसे किया? और इस वेल्डिंग पॉइंट को देखो, यह मछली की पपड़ी जैसा पैटर्न। यह हाथ से वेल्ड किया हुआ है। यह नामुमकिन है। किसी इंसान का हाथ ऐसा पैटर्न नहीं बना सकता। सिर्फ यही नहीं, चेन जियांगुओ ने पास की एक पाइपलाइन की ओर इशारा किया। यह ग्राफीन सुपर कंडक्टिंग केबल की शील्डिंग लेयर है। हालांकि इसे बाहर से इंसुलेटिंग टेप में लपेटा गया है जो बहुत साधारण दिखता है, लेकिन इसे छूने से लगता है कि इसके अंदर हाई वोल्टेज DC करंट दौड़ रहा है। बूढ़े सो, अगर यह एक मॉडल होता तो कोई मॉडल में हाई वोल्टेज क्यों डालेगा? दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए खौफ साफ दिख रहा था। यह कोई मॉडल नहीं था, यह एक नंबर 7 वाली युद्ध मशीन थी। तभी मेका अचानक हिलने लगा। उसका विशाल दाहिना पैर धीरे धीरे उठा। हालांकि उसकी हरकत थोड़ी धीमी थी, लेकिन जब वह कई टन वजनी पैर जमीन से उठा तो उससे हवा का एक तेज झोंका आया। उस झोंके ने तुरंत आसपास खड़े लोगों के विग और टोपियां उड़ा दी। सर्वो मोटर की चीख के साथ उस विशालकाय मशीनी पैर ने एक कदम आगे बढ़ाया। लॉन तुरंत धंस गया, मिट्टी उड़ गई और पूरे बंगले की जमीन कांप उठी। पार्टी की मेज पर रखे वाइन के गिलास खड़खड़ाकर गिर गए। भीड़ डर के मारे चीखने लगी और पीछे हटने लगी। वांग यू इतनी डर गई कि उसकी हाई हील मुड़ गई और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। कॉकपिट में सू चिंग के भी पसीने छूट रहे थे। मैंने तो बस कंट्रोल स्टिक को जरा सा हिलाया था। सोचा नहीं था कि यह बड़ी सी चीज इतनी तेजी से हिलेगी। अचानक उसका फोन बजा। सू चिंग ने घबराते हुए फोन उठाया। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही दूसरी तरफ से लिन मो की घबराई हुई आवाज आई। बैकग्राउंड में उसके कुछ खाने और चबाने की आवाज भी आ रही थी। मिस सू, मैंने देखा कि मेका हिल रहा है। दरअसल मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। लिन मो, तुम्हारी यह चीज इतनी ज्यादा सेंसिटिव क्यों है? मैं तो पेड़ से टकराने ही वाली थी, सू चिंग ने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा। और इस पर इतने सारे बटन हैं। कौन सा हरकत कंट्रोल करने के लिए है? वे सब जरूरी नहीं है। तुम बस स्टिक को हिलाओ, यह एकदम आसान है। लिन मो ने अपने मुंह का केक निगला और स्पष्ट आवाज में कहा, सबसे जरूरी बात, तुम्हारे दाहिने हाथ की तरफ एक लाल रंग का ढक्कन है, उसे खोलो। अंदर एक लाल बटन है, उसे बिल्कुल मत दबाना। सू चिंग ने नीचे देखा। उसे सच में वह आकर्षक लाल ढक्कन दिखाई दिया। उस पर मार्कर से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में कुछ लिखा भी था। यह क्या है? वह आपके दादाजी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए है। मैंने एक सलामी तोप निशमोर तैयार किया है, लिन मो ने समझाया। मैंने सोचा कि जब जन्मदिन की पार्टी है तो थोड़ा शोर शराबा तो होना ही चाहिए, इसलिए मैंने मेका के हाथ में 2 मॉडिफाइड मैग्नीशियम रॉड और स्मोक ट्यूब लगा दिए हैं, लेकिन मैं उसका सर्किट अभी तक ठीक से सेट नहीं कर पाया हूँ।
हो सकता है कि उसकी पावर थोड़ी सी ज्यादा हो। सलामी तो। सुकिंग की आंखें चमक उठी। इस वक्त बाहर वांग यू जमीन पर बैठी होने के बावजूद अकड़कर बोल रही थी, हिल गया तो क्या हुआ, कछुए की तरह सुस्त है, इसे जरूर कोई रिमोट से चला रहा है। सुकिंग को इसे चलाना बिल्कुल नहीं आता। सुकिंग ने बाहर से आ रही चिल्लाने की आवाज सुनी। मेका का साउंड सिस्टम कमाल का था। लिन मो, क्या यह सलामी तोप सुरक्षित है? यह सिर्फ रोशनी और धुआं ही निकालेगी, है ना? सैद्धांतिक रूप से। लिन मो ने अपना सिर खुजलाया। जब तक तुम इसे लोगों पर नहीं बल्कि खुली जगह पर चलाओगी तो यह बहुत सुंदर दिखना चाहिए, बिल्कुल एक बड़े पटाखे की तरह। सुकिंग ने फोन काट दिया। जब यह पटाखा ही है तो क्यों न उस तंग करने वाली वांग यू का मुंह बंद कर दिया जाए। उसने एक गहरी सांस ली और एचयूडी के पार देखा। दूर एक जगह पर निशाना साधा, हवेली के किनारे पर मौजूद एक नकली पहाड़ी पर। वो जगह भीड़ से 200 मीटर दूर है, बिल्कुल सुरक्षित। वांग यू, जब तुम्हें तमाशा देखना ही है तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तमाशा दिखाती हूँ। सू चिंग ने जोर से उस ढक्कन को खोला जिस पर सच लिखा था और जोर से अपना अंगूठा नीचे दबा दिया। उसी समय हवेली के एक कोने में ब्लैक फॉरेस्ट केक का दूसरा टुकड़ा खा रही लिन मो ने अचानक मेका को अपना दाहिना हाथ उठाते हुए देखा। उसकी हथेली में मौजूद एनर्जी रिंग से आंखों को चौंधिया देने वाली नीली रोशनी चमकने लगी। वो हवा के आयनाइज होने से पैदा हुई चमक थी। लिन मो के हाथ से कांटा नीचे गिर गया। अरे तेरी, मुझे याद है मैंने इसमें मैग्नीशियम रॉड लगाई थी। इसमें प्लाज्मा रिएक्शन कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात मैंने तार गलत जोड़ दिए और रडार स्टेशन से लाया हुआ वो हाई वोल्टेज कैपेसिटर ग्रुप इसमें लगा दिया, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता। एक कान फाड़ देने वाली हाई फ्रीक्वेंसी करंट की आवाज ने पल भर में पूरे मैदान के शोर को दबा दिया। मेका का दाहिना हाथ जोर से कांपा। एक गहरी लाल रंग की किरण जो सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखने को मिलती है, हवा में दिखाई देने वाली विकृति के साथ पल भर में बाहर निकली आधा मीटर व्यास वाली एक हाई एनर्जी प्लाज्मा जेट। उस पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया में सारी आवाजें खत्म हो गईं। और फिर 200 मीटर दूर वो 10 मीटर ऊंची ताइहू पत्थरों से बनी नकली पहाड़ी, जैसे किसी रबर से मिटा दी गई पेंसिल ड्राइंग हो, सीधे हवा में गायब हो गई। पत्थर का एक भी टुकड़ा नहीं उड़ा, क्योंकि पत्थर पल भर में तेज तापमान से भाप बनकर धूल में बदल गए थे। किरण नकली पहाड़ी के आर पार हो गई और उसने पीछे के छोटे से जंगल को भी सपाट कर दिया। आखिर में वो हवेली के किनारे की सुरक्षा दीवार से जा टकराई और उसने एक बड़ा सा छेद बना दिया जिसके किनारे जलकर कांच जैसे हो गए थे। कॉकपिट के अंदर सू चिंग सुन्न होकर सामने देख रही थी। वो आतिशबाजी कुछ ज्यादा ही जबरदस्त नहीं थी। पूरी हवेली में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। सब अपनी पिछली हरकत पर ही जम गए थे। वांग यू जमीन पर बैठा था। वो डर के मारे सुन्न पड़ गया था। भले ही वो किरण उससे बहुत दूर थी, लेकिन उस तबाही वाली ऊर्जा ने उसे मौत का डर महसूस करा दिया था। चेन जियांगुओ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने तेजी से अपना सिर घुमाकर सू जेनहाई की तरफ देखा। उसकी उन बूढ़ी आंखों में, जिन्होंने अनगिनत लोगों को देखा था, इस वक्त खून उतर आया था और एक पागलपन था। बूढ़े सू, तुम बड़े शातिर निकले। चेन जियांगुओ ने सू जेनहाई का कॉलर पकड़ लिया और उत्साह में उसके मुंह से थूक उड़ने लगा। तुम मेरे सामने गरीबी का रोना रोते हो? कहते हो कि टेक्नोलॉजी में तुम्हारा हाथ तंग है। ये क्या है? ये एक सिंगल सोल्जर टैक्टिकल मेका है। ये एक पोर्टेबल प्लाज्मा कैनन है और तुम इसे एक मॉडल कहते हो? सू जेनहाई भी इस झटके से चकरा गया था। उसने दूर उस गड्ढे को देखा जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था और कांपते हुए बोला, बूढ़े चेन, मेरा यकीन करो, मुझे सच में नहीं पता। अगर ये हमारे परिवार ने बनाया होता तो क्या मैं एक 10 सेंटीमीटर का मॉडल भी नहीं बना पाता? चेन जियांगुओ ने उसे छोड़ा और तुरंत अपनी जेब से एक लाल रंग का सिक्योर कम्युनिकेशन फोन निकाला। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि उसने कई बार गलत बटन दबाए, तब जाकर नंबर लगा। मैं चेन जियांगुओ बोल रहा हूँ। फौरन, तुरंत मेरे लिए एक मजबूत बटालियन भेजो। मेरे कोऑर्डिनेट्स को ट्रैक करो। यहाँ एक तरह का नहीं, एक ऐसा स्ट्रैटेजिक हथियार मिला है जो भविष्य में होने वाली जंग का नक्शा बदल सकता है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें लेकर आओ और आसपास के 10 किलोमीटर के इलाके को सील कर दो। एक परिंदा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। फोन काटकर चेन जियांगुओ पीछे मुड़ा और मेका को ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई पांडा हो, नहीं, जैसे वो देश का कोई बेशकीमती खजाना हो। टकटकी लगाकर उस मेका को देख रहे थे जिससे अभी भी भाप निकल रही थी। सू चिंग बेटी, बिल्कुल मत हिलना। चेन जियांगुओ चिल्लाए। ज्यादा उत्साहित होने की वजह से उनकी आवाज फट गई। अरे कोई, जल्दी जाकर मेका के पैरों के नीचे गद्दे रखो। इसे खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। यह एक खजाना है। उस वक्त कॉकपिट के अंदर सू चिंग बाहर के अफरा तफरी वाले माहौल को देख रही थी और फिर उसने अपने अभी भी हल्के हल्के कांपते हुए अंगूठे को देखा। लिन मो,
सू छिंग की हालत रोने जैसी हो गई थी। तुम इसे सलामी की तोप कहते हो? 10 मिनट पहले यह जगह अभी भी जोंगहाई शहर की सबसे आलीशान पार्टियों की जगह थी। सोशलाइट शैंपेन पकड़े गपशप कर रही थी। बिजनेस के बड़े बड़े दिग्गज एक दूसरे को अपने बिजनेस कार्ड दे रहे थे और अब इस जगह पर सेना ने कब्जा कर लिया था। 3 लड़ाकू हेलीकॉप्टर सिर के ऊपर मंडरा रहे थे। बड़े बड़े रोटर की आवाज से कांच भनभना रहा था। दर्जनों फौजी ट्रकों ने एस्टेट के सभी निकास द्वारों को बंद कर दिया था। पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिकों ने पीली चेतावनी रेखा खींच दी थी। सभी मेहमानों को बैंक्वेट हॉल के एक कोने में इकट्ठा कर दिया गया था। सभी के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे। हर किसी को उच्चतम स्तर के गोपनीयता समझौते पर दस्तखत करने पड़े। वो इन्फ्लुएंसर जो अभी अभी अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी, उसका फोन कुचल दिया गया था और वह कोने में दुबक कर थरथर कांप रही थी। आखिर यह हो क्या रहा है? मैं तो बस यहाँ खाना खाने आया था। चुप रहो, वो बैच नहीं देखा क्या? वो वॉर जोन कमांड के लोग हैं, भीड़ के बीचों बीच। सू छिंग को पहले ही कॉकपिट से बाहर आने के लिए कह दिया गया था। वह एक ऐसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह लॉन पर खड़ी थी जिसने कुछ गलत कर दिया हो। उसके सामने चेन जियांगो और सू जिनहाई बाद में पहुंचे रिसर्च विशेषज्ञों के एक ग्रुप के साथ मेका के चारों ओर उसका इमरजेंसी चेकअप कर रहे थे। रिपोर्टिंग सर। मोटे कांच का चश्मा पहने एक बुजुर्ग विशेषज्ञ हाथ में एक डिटेक्टर लिए ऐसे चेहरे के साथ भागे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। एनर्जी कोर में हाई एनर्जी रिएक्शन मिला है, लेकिन यह न तो न्यूक्लियर फ्यूजन है और न ही फिशन। इसका स्ट्रक्चर बहुत अजीब है। यह ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों आम लिथियम बैटरियों को सीरीज में जोड़ा गया हो, लेकिन बीच में कुछ जोड़ा गया है। एक ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसने एनर्जी डेंसिटी को जबरदस्ती 50 गुना बढ़ा दिया है। चेन जियांगो की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह किसी भी पल फट सकता है? विशेषज्ञ ने अपना पसीना पोंछा। लेकिन यह वोल्टेज रेगुलेटर बहुत ही शानदार है। यह एक डायनामिक बैलेंसिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है, जिससे एनर्जी को कसकर लॉक किया गया है। यह एल्गोरिदम हमारे द्वारा विकसित किए जा रहे लॉन्च एंड फायर कंट्रोल सिस्टम की तुलना में कम से कम 2 जनरेशन ज्यादा एडवांस है। और यह आर्मर, एक दूसरे विशेषज्ञ ने मेका के पैर पर खटखटाया, यह कोई साधारण स्टील की प्लेट नहीं है। यह मल्टीलेयर कंपोजिट आर्मर है। बाहरी परत कोल्ड रोल्ड स्टील की है और बीच की परत असल में पुराने टायरों का रबर है। नहीं, इस रबर को खास तौर पर ट्रीट किया गया है। इसे एक पॉलीमर एनर्जी एब्जॉर्बिंग मटेरियल में बदल दिया गया है। अभी जो एक तोप चली थी, उसका पूरा का पूरा झटका इस टायर की परत ने सोख लिया। इन रिपोर्टों को सुनकर चेन जियांगो को लगा जैसे उनका पूरा नजरिया ही ढह रहा हो। लिथियम बैटरी से न्यूक्लियर पावर जैसा असर पैदा करना और पुराने टायरों से रिएक्टिव आर्मर जैसी परफॉर्मेंस हासिल करना, क्या यह कोई ऐसा काम है जो एक आम इंसान कर सकता है? उन्होंने अपना सिर घुमाया और एक उलझे हुए भाव से सू छिंग को देखा। बेटी, तुम सच सच बताओ। चेन जियांगो का लहजा जितना हो सके उतना नरम था, लेकिन उस अधिकार को छुपाया नहीं जा सकता था। यह मेका आखिर आया कहाँ से? क्या यह यिंगजियांग देश से लीक हुआ कोई प्रोटोटाइप है, या यह किसी छुपी हुई राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला का उत्पाद है? सू छिंग रोने ही वाली थी। चेन अंकल, मैं सच में आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह बस वो है जिसे मैंने तोंगचेंग दाशिन ऐप पर ढूंढा था, एक वेल्डर। मैंने उसे बस 10 लाख दिए थे। मैंने उसे दादाजी के जन्मदिन के लिए एक मॉडल बनाने को कहा था। मुझे नहीं पता कि उसने यह कैसे बनाया। 100 पास में खड़े एक विशेषज्ञ ने, जो 10 लाख की बात सुन रहा था, लगभग अपने हाथ से टैबलेट ही गिरा दिया था। 10 लाख, इतने में तो इस मेका की एक हाइड्रोलिक पाइप भी नहीं खरीदी जा सकती। इसके ऊपर लगी कंट्रोल चिप, अकेले एक चिप की कीमत ही लाखों अमेरिकी डॉलर है, और वो भी बाजार में मिलती नहीं है। चेन जियांगो ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। एक वेल्डर डायनामिक बैलेंस एल्गोरिदम कैसे समझ सकता है? प्लाज्मा कन्फाइनमेंट इक्वेशन कैसे समझ सकता है? लड़की, यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। तुम किसी के लिए कुछ छुपा नहीं सकती। सच में? सू छिंग घबरा गई। उसका नाम लिनमो है। वो यही था। अभी अभी उसने मुझे फोन भी किया था। उसने कहा कि यह एक सलामी तोप है। चेन जियांगो ने एक नजर डाली दूर उस बड़े गड्ढे पर जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। उनके मुंह का कोना फड़क उठा। क्या बकवास सलामी तोप है? सू छिंग ने चारों ओर देखा। हिरासत में लिए गए लोगों की भीड़ में वो उस जाने पहचाने चेहरे को ढूंढ रही थी। अभी तो वो वहीं केक खा रहा था। ठीक उसी समय घेराबंदी के बाहर से एक हंगामा सुनाई दिया। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं तो बिल चुकाने आया था। तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तभी देखा कि 2 पूरी तरह से हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स के जवान पकड़कर ला रहे थे एक नौजवान को, जो तेल के दागों से भरे काम के कपड़े पहने हुए था। वो नौजवान इसी तरफ आ रहा था।
उसके हाथ में अभी भी आधा खाया हुआ ब्लैक फॉरेस्ट केक का टुकड़ा था और चेहरे पर नाराजगी थी। वो लिन मो ही था। वही है, उसी ने यह बनाया है। लिन मो को चेन जियांगुओ और सू जिनहाई के सामने लाया गया। उसने सिपाहियों के हाथ छुड़ाए और कुछ दसियों युआन में खरीदे अपने काम के कपड़ों को ठीक किया। उसने आसपास के बड़े अफसरों को देखा, फिर उस बड़े गड्ढे को देखा और मन ही मन में शायद सब कुछ समझ गया। आह सर, यह मेरी गलती है। वो सलामी तोप सच में थोड़ी ज्यादा ही शक्तिशाली थी। मैं तो बस एक धमाका सुनना चाहता था। यह नहीं सोचा था कि उससे वो नकली पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, उस नकली पहाड़ में पहले से ही दरारें थी। वो एक खतरनाक ढांचा था। मैंने तो बस एक खतरे को दूर करने में आपकी मदद की है। चेन जियांगुओ ने इस नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा। एक बहुत ही साधारण, इतना साधारण जैसे सड़क किनारे किसी गाड़ी ठीक करने वाली दुकान पर कहीं भी दिख जाने वाला कोई छोटा मोटा मैकेनिक। यह मेका तुमने बनाया है? चेन जियांगुओ ने अपने पीछे उस विशाल चीज की ओर इशारा किया। मिस सू ने ऑर्डर दिया था। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है। यह एक कानूनी काम है। तुमने इसे अकेले बनाया है? पूरी तरह से नहीं। लिन मो ने थोड़ा सोचा। पड़ोस के कबाड़ी वाले बूढ़े वांग ने भी स्टील की प्लेट उठाने में मेरी मदद की थी। चेन जियांगुओ ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में उठ रही इस बेतुकी भावना को दबाने की कोशिश की। तो क्या तुम जानते हो कि अभी जो धमाका हुआ उसका सिद्धांत क्या है? लिन मो ने अपना सिर खुजलाया। क्या यह बस कोयले का पाउडर नहीं है जो बहुत ज्यादा दबाव में तुरंत जलता है और फिर पंखे की मदद से धुएं को बाहर फेंकता है? अरे हाँ, आग की रोशनी को थोड़ा और चमकीला बनाने के लिए मैंने उसमें एक फोकसिंग लेंस लगा दिया था। शायद लेंस ने बहुत अच्छी तरह से फोकस कर दिया और हवा में ही आग लगा दी। आसपास के विशेषज्ञ यह सुनकर उसे पीटना चाहते थे। क्या बकवास कोयला पाउडर जलाना? वो प्लाज्मा था। तुमने कोयले के पाउडर से सूरज की सतह जितना तापमान पैदा कर दिया। वो लेंस, तुमने उसे कैसे घिसा? एक ऑप्टिक्स विशेषज्ञ खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। ओह, वो वाला। लिन मो ने पास में खड़ी एक बेंटले कार की ओर इशारा किया। मैंने देखा कि सड़क के किनारे यह कार खड़ी थी। इसकी हेडलाइट्स काफी तेज थी। मुझे लगा कि यह किसी को नहीं चाहिए, तो मैंने उसे निकालकर थोड़ा घिस दिया। उस कांच की क्वालिटी काफी अच्छी थी। गर्मी भी अच्छी झेल लेता है। भीड़ में वांग ह्यूए, जिसने अभी अभी अपनी पैंट बदली थी, ने जब यह सुना, उसकी आंखें उलट गईं और वह बेहोश हो गया। चेन जियांगुओ लिन मो को देख रहा था जैसे किसी एलियन को देख रहा हो। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने वाला यह नौजवान शायद जानता ही नहीं था कि उसने क्या चीज बना डाली है। उसकी नजरों में यह सब कुछ एक मामूली काम जैसा था। क्या यही जीनियस होता है, बेटा लिन? सू जिनहाई तब तक होश में आ चुके थे और कांपते हुए आगे बढ़े। उन्होंने लिन मो का तेल से सना हाथ पकड़ लिया। इस मेका का पावर सिस्टम, तुमने इसमें एनर्जी ट्रांसमिशन लॉस की समस्या को कैसे हल किया? हमने बहुत लंबे समय तक हिसाब लगाया था। इस आकार में तारों को तो कब का जलकर टूट जाना चाहिए था। ओह, वो तो आसान है। मैंने तारों के ऊपर ग्रेफाइट पाउडर की एक परत लगाई और फिर उसे प्रेशर कुकर में भाप दे दी। मैंने पाया कि इससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है और यह गर्मी भी बाहर निकालता है। यह तो बहुत ही साधारण सा देसी तरीका है ना? मैंने इसे एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल से सीखा है। प्रेशर कुकर में ग्रेफाइट पाउडर। एक मटेरियल एक्सपर्ट ने अपनी छाती पकड़ ली। उसने अपनी जेब से दिल की दवा निकाली। यह ग्राफीन सुपरकंडक्टिंग मटेरियल बनाने का सिद्धांत है। भले ही बहुत ज्यादा सरल करके बताया गया हो, लेकिन इसका मूल सिद्धांत तो सही है। इस लड़के ने प्रेशर कुकर से सुपरकंडक्टिंग मटेरियल बना डाला। चेन जियांगुओ ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें बेहद तेज हो गईं। वह मुड़ा और अपने पीछे खड़े एडजुटेंट को आदेश दिया, वॉर जोन हेडक्वार्टर का लेवल 1 टॉप सीक्रेट ऑर्डर। यहाँ के सारे सर्विलेंस फुटेज डिलीट कर दो। जिस किसी ने भी इस मेका को देखा है, उन सबको एस क्लास नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। जिंदगी भर एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर उसने लिन मो की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक पिता जैसी मुस्कान आ गई। बेटा लिन, तुम्हारी रिपेयरिंग की दुकान कैसी चल रही है? अरे पूछिए ही मत, लिन मो ने आह भरी। मैं तो इस काम के आखिरी पेमेंट से छत की मरम्मत करवाने की सोच रहा था, लेकिन इस चीज को यहाँ लाने के चक्कर में मुझे छत ही तोड़नी पड़ी। अब उसमें से हवा आती है। चेन जियांगुओ ने हाथ लहराया। मरम्मत की जरूरत नहीं है। देश तुम्हें एक नया घर बना कर देगा। सच में? क्या उसमें एयर कंडीशनर भी होगा? चेन जियांगुओ और भी जोर से मुस्कुराया। सिर्फ एयर कंडीशनर ही नहीं, गार्ड भी मिलेंगे, साथ में एक अलग लैब भी, विंड टनल और शूटिंग रेंज भी होगी। तुम जो चाहो वेल्ड कर सकते हो। सामान की कोई कमी नहीं होगी और बिजली का बिल भी माफ। लिन मो एक पल के लिए चौंक गया और सतर्क होकर आधा कदम पीछे हटा। इतना अच्छा ऑफर? सर, कहीं आप मुझसे एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं बनवाना चाहते? मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मैं बिना लाइसेंस वाला वेल्डर हूँ। चेन जियांगुओ जोर जोर से हंसा।
उसने लिन मो का कंधा इतनी जोर से थपथपाया कि लिन मो लगभग जमीन पर गिर ही गया होता। लाइसेंस नहीं है तो क्या हुआ, आज से देश तुम्हें लाइसेंस देगा। तुम स्पेशल ग्रेड के हो, तुम देश के अनमोल वेल्डर हो। वह मुड़ा और धूप में चमक रहे उस मेका को देखा। उसकी आंखों में एक आग जल उठी थी। जब हमारे पास यह चीज है तो यिंगजियांग देश का रैप्टर हो या एक्सोस्केलेटन, सबके सब खिलौने हैं। बेटा लिन, चलो मेरे साथ बेस पर चलो। हम शूटिंग रेंज में जाकर इसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग करेंगे। तुम्हारे इस मॉडल की असली ताकत देखेंगे। लिन मो का चेहरा एकदम हैरान परेशान था। शूटिंग रेंज तो ठीक है, पर क्या सु मैडम मेरा बाकी का पेमेंट देंगी? सु किंग बगल में खड़ी जोर जोर से सिर हिला रही थी। मैं अभी देती हूँ। 2 गुना नहीं, 10 गुना। ठीक उसी समय लिन मो का फोन अचानक बज उठा। यह एक अनजान विदेशी नंबर था। लिन मो ने फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से एक अजीब से लहजे में आवाज आई, मिस्टर लिन, हम अमेरिकी रेथियन कंपनी से बोल रहे हैं। हमने अभी अभी सैटेलाइट के जरिए यूनडिंग विला में एक थर्मल रिएक्शन देखा है। अगर आप चाहें तो हम आपको 5 करोड़ मॉडल म्यूजिक, 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर आपको तकनीकी सलाहकार के तौर पर रखने के लिए 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर। चेन जियांगुओ और सु जेनहाई का चेहरा तुरंत बदल गया। लिन मो ने चेन जियांगुओ की तरफ एक नजर डाली, वो जान से मार देने वाली नजरें, और फोन पर शांति से कहा, माफ करना, मैं देश से बाहर नहीं जाता, और वैसे भी आपके यहाँ का वोल्टेज हमारे यहाँ से अलग है। मेरी वेल्डिंग गन का प्लग उसमें लगेगा ही नहीं। इतना कहकर उसने सीधे फोन काट दिया और फोन अपनी जेब में रख लिया। सर, हम अभी क्या बात कर रहे थे? हाँ, एयर कंडीशनर वाली दुकान। चेन जियांगुओ ने लिन मो को देखा। उसकी आंखों में तारीफ साफा झलक रही थी। सु साहब, ये मेका जब्त किया जाता है। बाद में देश की तरफ से तुम्हें एक सम्मान चिन्ह मिलेगा। चेन जियांगुओ के आदेश के साथ ही एक बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरा। लिन मो को सैनिकों का एक झुंड किसी राष्ट्रपति की तरह सुरक्षा देते हुए घेरकर प्लेन में चढ़ा दिया। वो जूशो नंबर 1 मेका, उसे भी इमरजेंसी में बुलाए गए एक भारी ट्रांसपोर्ट प्लेन से उठाकर ले जाया गया। पीछे बस एक तबाह हुआ बगीचा रह गया था और हैरान परेशान मेहमान। सु किंग दूर जाते हेलीकॉप्टर को देख रही थी। उसके दिल में अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। वो तेल और गंदगी से सना आदमी जो 50 लाख के लिए जी जान लगा रहा था, ऐसा लगा जैसे इस पल में वो एक ऐसी ऊंचाई पर उड़ गया है जहां वह कभी नहीं पहुंच सकती। लेकिन अगले ही पल उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ये लिन मो का वीचैट मैसेज था। बॉस, पैसे मिल गए। अगली बार ऐसा कोई काम हो तो मुझे याद करना। पुराने ग्राहक के लिए 20% की छूट है। हाँ, और उस मेका का इंस्ट्रक्शन मैनुअल मैंने आपके ईमेल पर भेज दिया है, उसे पढ़ लेना। खासकर आखिरी वाली लाइन, घर के अंदर फ्लाइट मोड चालू करना मना है। सु किंग फोन को देखकर अचानक हंस पड़ी। फ्लाइट मोड। उसने झटके से सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। इस आदमी ने और कितने सरप्राइजेस छिपा रखे हैं। जोंगहाई शहर के बाहरी इलाके में एक गुप्त मिलिट्री बेस की 3री मंजिल पर। यहाँ कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ ठंडी लेड ट्यूबलाइट से सफेद रोशनी आ रही थी। पूछताछ का कमरा, या सेना की भाषा में कहें तो विशेष प्रतिभा पहचान कमरा। अंदर का तापमान 22 डिग्री पर सेट था, लेकिन सामने बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े विशेषज्ञों की कतार के माथे पर पसीने की बूंदें थी। लिन मो एक खास धातु की कुर्सी पर बैठा था और उसकी हथकड़ियां खोल दी गई थी। उसके सामने गर्मागर्म द होंग पाओ चाय का एक कप रखा था। कॉमरेड लिन, कम से कम अपने लिए ही सही, कृपया सच जरूर बताना। मुख्य सवाल पूछने वाले एक मोटे चश्मे वाले बुजुर्ग थे। वो देश के डायनामिक्स क्षेत्र के विशेषज्ञ अकेडमिशियन ली चांगिंग थे। इस समय वो प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चरल डायग्राम की ओर इशारा कर रहे थे। उनकी उंगलियां ऐसे कांप रही थी जैसे वो पियानो बजा रहे हों। इस एनर्जी कोर के वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में, जिसे तुम लीकेज प्रोटेक्टर कह रहे हो, हमने अभी अभी सुपर कंप्यूटर पर 300 बार सिमुलेशन किया है, और नतीजा ये निकला कि इस चीज का टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर टोकामक डिवाइस के मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फील्ड से 80% तक मिलता जुलता है। तुम मुझे बताओ, क्या यह भी तुमने अपनी रिपेयरिंग की दुकान में सोचा था? लिन मो ने चाय का कप पकड़ा और मासूमियत से उस पर फूंक मारी ताकि ऊपर तैर रही चाय की पत्तियां हट जाएं। सर, मैंने आपसे सच में झूठ नहीं बोला। वो बस करंट लगने से बचाने वाला एक फ्यूज बॉक्स है। लिन मो ने चाय का कप नीचे रखा और गंभीरता से समझाने लगा, आप ही सोचिए, उन सारी लिथियम बैटरीज को एक साथ जोड़ने पर वोल्टेज कितना ज्यादा हो जाएगा। मुझे डर था कि मिस्सू को करंट न लग जाए, इसलिए मैंने बीच में वोल्टेज को डाइवर्ट करने के लिए कुछ कॉइल्स लगा दिए। उस कॉइल को लपेटने का तरीका मैंने अपनी दादी माँ की स्वेटर बुनने के तरीके से लपेटा है, सीधा और उल्टा टाँका, एक के बाद एक। कहते हैं कि इससे वो ढीला नहीं पड़ता। शिक्षाविद ली चांगलिंग ने जो पानी मुंह में पिया था वो सीधा फुहार बनकर बाहर निकल गया। सारा पानी बगल में नोट्स बना रहे मेजर के मुंह पर जा गिरा।
शिक्षाविद ली मेज पर हाथ पटक कर खड़े हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुम गोल मैग्नेटिक फील्ड के नॉन लीनियर कन्फाइनमेंट को स्वेटर बुनना कहते हो? तुम्हें पता भी है इस स्ट्रक्चर का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना है? 12 टेस्ला है। यह एक रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है जिसे बनाना आज की इंसानी प्रयोगशालाओं के लिए भी बहुत मुश्किल है। और तुमने तांबे के तार और इनेमल वाले तार से स्वेटर बुनकर इसे बना दिया। लिन मो ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। वो थोड़ा दुखी लग रहा था। तो मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैंने इसे यूं ही लपेट दिया। मुझे सच में लगा कि वैसे वो सुंदर दिख रहा था और उससे गर्मी भी जल्दी बाहर निकलती। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं वो स्वेटर आपको दिखाने के लिए ला सकता हूँ। वो मेरी दुकान की पुरानी अलमारी में है। एक तरफा शीशे के पीछे चेन जियांगो अपनी बाहें बांधे अंदर का नजारा देख रहे थे। उनके होंठों की मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी जिसे वो दबा भी नहीं पा रहे थे। उनके बगल में खड़े सू सेनहाई तो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें अपनी जिंदगी पर ही शक हो रहा हो। बूढ़े चेन, तुम्हें पक्का यकीन है कि यह लड़का नाटक नहीं कर रहा? स्वेटर बुनकर मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट बनाना, अगर यह बात बाहर फैल गई तो दुनिया भर के सारे फिजिसिस्ट छत से कूद जाएंगे। एक जीनियस की दुनिया अक्सर इतनी ही सीधी सादी होती है। चेन जियांगुओ की आंखों में जुनून था। वो देखते रहे, असली मजा तो अभी बाकी था। पूछताछ वाले कमरे में एक दूसरे एक्सपर्ट ने सवाल पूछना शुरू किया। इस बार वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र के माहिर थे। डॉक्टर झाओ ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कोशिश की कि उनकी आवाज में घबराहट न झलके। ठीक है, हार्डवेयर की बात को अभी के लिए छोड़ देते हैं। लिन मो, मेका के फायर कंट्रोल सिस्टम के बारे में, यानी वो जो 1 सेकंड में 300 टारगेट्स को लॉक कर सकता है और हमला करने का सबसे अच्छा रास्ता निकालने वाला एल्गोरिदम। हमें कोड के अंदर बहुत सारे अजीब कमेंट्स मिले हैं। डॉक्टर झाओ ने स्क्रीन पर कोड की एक लाइन की तरफ इशारा किया। इसका क्या मतलब है? यह तो साफ साफ एक बहुत हाई डायमेंशनल प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम है जो हवा के बहाव और मांसपेशियों की हल्की सी हरकत से टारगेट के हिलने डुलने के रास्ते का पहले से पता लगा सकता है। लिन मो ने थोड़ा शर्माते हुए अपना सिर खुजलाया। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। वो प्रोफेसर झाओ, दरअसल जब मैं पहले वो शूटिंग गेम खेलता था तब मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था, एक ऑटो एम हैक का सोर्स कोड। मुझे लगा कि उस आदमी ने कोड काफी सफाई से लिखा था तो मैंने कुछ पैरामीटर बदलकर उसे इसमें डाल दिया। आखिरकार मिस्सू ने कहा था कि उन्हें जहां निशाना लगाओ वहीं लगे वाला सिस्टम चाहिए, तो मैंने सोचा कि ऑटो एम देना सबसे आसान रहेगा। डॉक्टर झाओ को लगा कि उनका ब्लड प्रेशर उनकी खोपड़ी फाड़कर बाहर निकलने वाला है। तुमने एक गेम का हैक इस अरबों की लागत वाले मेका में डाल दिया और वो दुनिया का टॉप फायर कंट्रोल सिस्टम बन गया। यह पूरी तरह से हैक नहीं है। लिन मो ने बात जोड़ी। वो हैक सिर्फ सिर पर निशाना लगा सकता है, मेका को पूरे शरीर पर निशाना लगाना होता है। इसलिए मैंने अपने घर के रोबोट वैक्यूम क्लीनर का रुकावटों से बचने वाला एल्गोरिदम भी इसमें जोड़ दिया। और मैं बताऊं, वो रोबोट वैक्यूम काफी होशियार है। दीवार से टकराने पर मुड़ना जानता है। यह उसी सिद्धांत पर काम करता है जैसे एक मेका मिसाइलों से बचता है। पूछताछ वाले कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कई एक्सपर्ट्स एक दूसरे को देखने लगे। उनके हाथों से पेन गिर गए थे। एक रोबोट वैक्यूम, एक गेम का ऑटो एम हैक, एक 5वीं पीढ़ी का मेका फायर कंट्रोल सिस्टम। यह क्या बकवास है? यह तो कोई जादुई खेल चल रहा है। उस रेडार का क्या? एक दूसरे रेडार एक्सपर्ट ने हार न मानते हुए पूछा। आवाज थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। उस मेका की डिटेक्शन रेंज 50 किलोमीटर थी और उसमें एंटी स्टेल्थ क्षमता भी है। मैंने वो रडार डोम देखा था। अंदर कबाड़ का ढेर लगा हुआ था जिसे मैं पहचान नहीं पाया। लिन मो में जोश आ गया। वो मेरा सबसे शानदार मॉडिफिकेशन है। वो कुछ माइक्रोवेव ओवन के मैग्नेट्रॉन है, साथ में कबाड़ खाने से लाई एक पुरानी सैटेलाइट डिश भी है। मैंने माइक्रोवेव की पावर को मैक्सिमम पर सेट कर दिया था। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा दिया। मैंने सोचा कि अगर माइक्रोवेव खाना गर्म कर सकता है तो यकीनन गर्मी वाली चीजों का भी पता लगा सकता है। रही बात एंटी स्टेल्थ की, वो क्या होता है? जो मैं देख सकता हूँ वो भी देख सकता है और जो मैं नहीं देख सकता वो भी देख सकता है। बस वो चीज लोहे की बनी हो या उसमें कोई तापमान हो, स्क्रीन पर एक लाल डॉट जलने लगेगा। एक्सपर्ट्स पूरी तरह से अपनी कुर्सियों पर ढह गए। माइक्रोवेव मैग्नेट्रॉन को फेज्ड एरे रडार में बदलना, यह अब विज्ञान नहीं था, यह तो जादू टोना था। तभी पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा खुला। चेन जियांगुओ तेजी से अंदर आए। उनके पीछे सू जेनहाई थे। सभी एक्सपर्ट्स अपनी जगह पर खड़े हो गए। चेन जियांगुओ लिन मो के सामने आए। उन्होंने उस नौजवान को देखा जिसके चेहरे पर क्या मुझे हजाना देना पड़ेगा वाले भाव थे। उन्हें अचानक लगा कि यह दुनिया कितनी प्यारी हो गई है। चेन जियांगुओ ने एक कुर्सी खींची और बैठ गए। उनका लहजा गंभीर और संजीदा हो गया। लिन मो का दिल धक से रह गया। सर, अगर जुर्माना भरना है तो क्या मैं किश्तों में दे सकता हूँ?
मेरे वो 5 लाख खाते में तो आ गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक निकाले नहीं हैं। चेन जियांगो ने हाथ हिलाया। उनकी तेज नजरें उस पर टिकी थीं। उन्होंने कहा, अभी हुई पूछताछ के आधार पर हम या तो तुम्हें एक एलियन जासूस मान सकते हैं या फिर तुम्हें देश का अनमोल रत्न। लिनमो ने पलकें झपकाईं। क्या मैं बस एक मामूली वेल्डर नहीं हो सकता? मामूली वेल्डर? एक मामूली वेल्डर माइक्रोवेव से एंटी स्टेल्थ रडार नहीं बना सकता। चेन जियांगो हंसे। लिनमो, मुझे परवाह नहीं कि तुमने ये सिद्धांत अपनी दादी से स्वेटर बुनना सीखा है या फिर किसी रोबोट से। सच तो यह है कि तुमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो अपने समय से बहुत आगे है। अब देश को इस मशीन की अधिकतम क्षमताओं का परीक्षण करने की जरूरत है। लिनमो को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। चेन जियांगो खड़े हो गए। फायरिंग रेंज तैयार है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा यह मॉडल ज्यादा मजबूत है या हमारा मेन बैटल टैंक। लिनमो डर के मारे लगभग कुर्सी से नीचे फिसल ही गया था। सर, मजाक मत कीजिए, वो बस एक मॉडल है। भले ही मैंने थोड़ा अच्छा स्टील इस्तेमाल किया हो, लेकिन वो आर्मर पियर्सिंग गोलियों को नहीं झेल सकता। और वैसे भी मुझे मेका चलाकर लड़ना नहीं आता। मैं तो बस उसे चला सकता हूँ। जब सिस्टम को गेम के चीट कोड से बदला गया है, तो तुम इसे एक गेम की तरह ही क्यों नहीं खेलते? सू जिनहाई ने बीच में कहा। उनकी आंखों में एक शरारती बुजुर्ग जैसी चमक थी। लिनमो, अगर तुमने टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया तो तुम्हारी कार रिपेयर की दुकान में एयर कंडीशनर तो छोड़ो, मैं देश से तुम्हारे लिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनवा दूंगा, सिर्फ तुम्हारे मेका को चार्ज करने के लिए। लिनमो ने जोर से घूंट निगली। न्यूक्लियर पावर प्लांट का लालच कुछ ज्यादा ही बड़ा है। भविष्य में मैं जितनी चाहे वेल्डिंग रॉड इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब माँ को भी मेरी वजह से बिजली जाने की चिंता नहीं होगी। तो अगर मैंने गलती से टैंक को तोड़ दिया तो मुझे हर्जाना तो नहीं देना पड़ेगा ना? लिनमो बहुत सावधानी से पूछ रहा था। चेन जियांगो जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी से पूछताछ वाला कमरा गूंज उठा। अगर तुम हमारे टाइप 99 मेन बैटल टैंक को तोड़ने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तुम एक खराब करो, मैं तुम्हें 10 दूंगा। टैंक। लिनमो की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत सीधा खड़ा हो गया और उसके पूरे शरीर से एक अजीब सा आत्मविश्वास झलकने लगा। जब लीडर ऐसा कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पहले ही बता दूं, सिर्फ ट्रेनिंग वाले गोलों का इस्तेमाल होगा, असली गोलों का नहीं। मुझे डर है कि मेरा पेंट खराब हो जाएगा और मिस सू मेरे पैसे भी काट लेंगी। चेन जियांगो और सू जिनहाई ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह आदमी अब भी पेंट और पैसे कटने की चिंता कर रहा है। चेन जियांगो ने हाथ हिलाते हुए कहा, फायरिंग रेंज चलो। इस लड़के को हमारी आर्मर्ड ब्रिगेड को एक सबक सिखाने दो। 10 मिनट बाद लिनमो को एक पूरी तरह से बंद मिलिट्री गाड़ी में ले जाया गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस समय नॉर्दर्न थिएटर कमांड के एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्टिकल ट्रेनिंग बेस में चारों तरफ रोशनी थी और सब पूरी तैयारी में थे। जमीनी जंग का बादशाह कही जाने वाली स्टील की बाड़ पहले से ही तैयार खड़ी थी और उनके सामने वह जू शो वन था जो अभी अभी पहुंचा था और आधे लाल कपड़े से ढका हुआ था। मेका रेगिस्तान की ठंडी हवा में चुपचाप खड़ा था, एक अकेले चैलेंजर की तरह। बस फर्क इतना था कि इस चैलेंजर का पायलट बस यही सोच रहा था कि अगर वह जीत गया तो क्या वह अर्जी दे सकता है कि उस टूटे हुए माइक्रोवेव का बिल भी पास हो जाए। नॉर्दर्न थिएटर कमांड कॉम्प्रिहेंसिव टैक्टिकल टेस्ट साइट नंबर 01। एक तरफ 3 भारी टैंक करीने से पार्क किए हुए थे। उनके बुर्ज नीचे थे। मोटा रिएक्टिव आर्मर था और एक लंबी 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर तोप थी। वे टाइप 99 मॉडिफाइड मेन बैटल टैंक थे जो मौजूदा जमीनी जंग की ताकत का सबसे बड़ा नमूना थे और उनसे 200 मीटर दूर 5 मीटर ऊंचा जू शो वन में का बिल्कुल अलग थलग लग रहा था। यह वही मॉडल है और उनके सामने 200 मीटर की दूरी पर 5 मीटर ऊंचा जू शो वन में का बिल्कुल अजीब लग रहा था। हाँ, तो यह है वह मॉडल। टैंक कंपनी का कमांडर हेता लीड टैंक के बुर्ज पर बैठा च्यूइंग गम चबा रहा था और उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसके रेडियो पर दूसरे क्रू के हंसने की आवाज आई। सुना है इसे झोंगहाई से घसीट कर लाया गया है। लगता है किसी अमीर बाप की औलाद का बर्थडे गिफ्ट है। क्या चीफ ने ज्यादा पी ली है? हमें एक खिलौने के साथ अभ्यास करने को कह रहे हैं। इतना बड़ा निशाना, अगर यह हिली नहीं तो मैं एक ही गोले में इसे राख में मिला दूंगा। लापरवाही मत करो। सुना है उस चीज ने एक नकली पहाड़ को भाप बना दिया था। वह एक स्थिर निशाना था। हम तो चलते फिरते स्टील के किले हैं। इसके ये 2 पतले पैर कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं। मुझे तो यह बस एक जलती मशाल लगता है। देखने वाले स्टैंड में चेन जियांगो, सू जिनहाई और सेना के कई बड़े अधिकारी गंभीर होकर बैठे थे। एक बड़ी स्क्रीन पर रियल टाइम में तरह तरह के आंकड़े दिख रहे थे। चेन जियांगो ने माइक्रोफोन पर आदेश दिया। लिनमो इस समय तक कॉकपिट में बैठ चुका था। हालांकि उसने इसे पहले एक बार चलाया था, लेकिन वह बस घास पर 2 कदम चलना था।
अब वह रेगिस्तान में था और उसके सामने 3 खूंखार टैंक थे। यह कहना झूठ होगा कि वह घबराया हुआ नहीं था। सिस्टम ने अपने आप इलाके की पहचान पूरी की। रेतीली जमीन, ऑफ रोड मोड चालू करने का सुझाव है। उसके दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। लिनमो एक पल के लिए चौंक गया। कमांड चालू करो, पुष्टि हुई। पावर आउटपुट 40% तक बढ़ाया गया। जायरोस्कोप की संवेदनशीलता अधिकतम पर सेट की गई। जैसे ही लिनमो ने पुष्टि की, मेका से दिल दहला देने वाली मशीनी घर्षण की आवाज आई। मशीन के सपाट पैरों के तलवों से अचानक आधा मीटर लंबे टाइटेनियम मिश्र धातु के पंजे बाहर निकल आए और रेत में गहराई तक धंस गए। यह सब्जेक्ट 1 है, पंतरेबाजी, बचाव और जीवित रहने की क्षमता। ब्रॉडकास्ट पर रेफरी की आवाज आई। ब्लू टीम टैंक ग्रुप, सिमुलेटेड लेजर्स एंगेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें। अगर रेड टीम का मेका हिट हो जाता है तो उसे हारा हुआ माना जाएगा। उलटी गिनती 3, 2, 1, शुरू। तीनों टैंकों के इंजन एक साथ गरज उठे। एग्जॉस्ट पाइप से काला धुआं निकल रहा था और ट्रैक्स रेत उड़ा रहे थे। वो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में मेका की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी रफ्तार को देखते हुए लिनमो ने होड पर लाल डॉट्स को देखा। मेरी उस खटारा इलेक्ट्रिक स्कूटर से तो काफी तेज है। सबसे आगे वाले टैंक ने पहले फायर किया। हालांकि वो एक सिम्युलेटेड लेजर था, फिर भी तोप के मुंह से आग की लपटें और खाली कारतूस का धुआं निकला। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। वो लाल मेका अचानक गायब हो गया। नहीं, गायब नहीं हुआ, बस उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। बस इतना दिखा कि मेका इंसानों की तरह भद्दे तरीके से मुड़कर भागा नहीं, बल्कि उसका विशाल ऊपरी शरीर अचानक कमर को धुरी बनाकर एक अजीब तरह से 90 डिग्री पर बगल की ओर झुक गया। ठीक वैसे ही जैसे द मैट्रिक्स में गोलियों से बचने वाला सीन था। मीटर ऊंचा और कई टन वजनी स्टील से बना था। वो बच निकला। दर्शक दीर्घा में बैठे एक मेजर जनरल ने सीधे अपनी दूरबीन को चकनाचूर कर दिया। क्या 10 टन की कोई चीज इस तरह बगल में झुक सकती है? क्या उसकी कमर का एक्सल ये झेल पाएगा? लिनमो के पास यह सोचने का समय नहीं था कि एक्सल यह झेल पाएगा या नहीं। उसे बस इतना पता था कि वो ऑटो एम वाला है। ओह नहीं, उस फायर कंट्रोल सिस्टम का पैसिव इवेजन फंक्शन अपने आप चालू हो गया था। चेतावनी, कई टारगेट लॉक हो गए हैं, हमला करने का सुझाव दिया जाता है। लिनमो ने स्क्रीन पर 3 लाल डॉट्स को करीब आते देखा। उसके अंदर का मैकेनिक वाला कीड़ा जाग गया। मेरे पास गोला बारूद नहीं है, इसलिए मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हारे पुर्जे अलग कर दूंगा। लिनमो ने जोर से कंट्रोल स्टिक को आगे बढ़ाया और दोनों पैरों से पैडल दबा दिए। मेका की पीठ पर लगे टर्बो फैन अचानक तेज हो गए। हालांकि उनसे आग नहीं निकल रही थी, लेकिन जबरदस्त खिंचाव ने चारों तरफ पीली रेत का गुबार बना दिया। हम्फ, मेका के दोनों पैरों ने जोर लगाया। वो असल में एक ही झटके में उछल पड़ा। जू शो 1 एक विशाल स्टील के टिड्डे जैसा लग रहा था। एक ही छलांग में उसने कई दसियों मीटर की दूरी तय कर ली और सीधे बाईं ओर के टैंक के ऊपर जा गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ। टैंक के अंदर बैठे क्रू मेंबर्स को लगा जैसे आसमान सिर पर गिर पड़ा हो। 28 टन का वजन ऊपर से गिरा और टैंक की सस्पेंशन सिस्टम से दर्द भरी आवाज आई। उसके ट्रैक सीधे रेत में धंस गए। आधा मीटर गहरा। ये लो तुम्हारे सिर पर स्लैम डंक, लिनमो अनजाने में चिल्लाया। मेका रुका नहीं, उसने नीचे गिरने की रफ्तार का फायदा उठाया। एक मैकेनिकल हाथ ने टैंक की तोप की नाल को पकड़ लिया। यही है तुम्हारी बंदूक की नली, है ना? काफी मजबूत लग रही है। क्या इसे सब्बल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? लिनमो ने मैकेनिकल आर्म को कंट्रोल करते हुए उसे जोर से ऊपर उठाया। टैंक का वो हाइड्रोलिक सिस्टम जिस पर उसे नाज था और जो तोप को ऊपर नीचे करता था, मेका की बेहिसाब ताकत के सामने एक नाजुक प्लास्टिक के खिलौने जैसा था। हाइड्रोलिक तेल के छलकने की आवाज के साथ वो 125 मिलीमीटर की तोप की नाल जबरदस्ती मोड़ दी गई और 90 डिग्री के कोण पर आ गई। टैंक नंबर 1 लड़ने की क्षमता खो चुका है। ब्रॉडकास्ट पर रेफरी की कांपती हुई आवाज आई। ये तो एक अलग ही लेवल का हमला है। ये दोनों एक ही जमाने की चीजें नहीं है। बचे हुए 2 टैंक घबरा गए। हेता चिल्लाया, फैल जाओ, उसे पास मत आने देना। ये क्या बकवास है? उसने तोप को नंगे हाथों से मोड़ दिया, लेकिन मेका ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। इस समय तक लिनमो को पूरा मजा आने लगा था। उसने पाया कि इस मेका को कंट्रोल करना गाड़ी ठीक करने वाले उसके पाने से भी ज्यादा आसान था। जब ये ऑफ रोड मोड में है तो फिर दौड़ते हैं। मेका टैंक नंबर 1 से नीचे कूदा और चारों हाथ पैरों पर उतरा। सही समझे। संतुलन बनाए रखने के लिए लिनमो ने मेका को जानवरों वाले पोज में बदल दिया था। इस समय वो एक लाल रंग के मैकेनिकल गोरिल्ला जैसा लग रहा था, जो रेत पर अपने हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करके तेजी से दौड़ रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पीछे उसकी परछाई छूट रही थी। कुछ सेकंड बाद वो टैंक नंबर 2 के पास पहुंच गया। इस बार लिनमो ने तोप की नाल नहीं तोड़ी, बल्कि अपना मैकेनिकल हाथ आगे बढ़ाया।
बड़ी सटीकता से टैंक के ट्रैक के ड्राइव व्हील को जकड़ लिया। लिन मो जोर से चीखा। मेका का हाइड्रोलिक सिस्टम अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। सबकी डरी हुई नजरों के सामने वह 50 टन से ज्यादा वजनी मेन बैटल टैंक का एक तरफ का ट्रैक जबरदस्ती हवा में उठा लिया गया था। टैंक एक उलटे कछुए की तरह एक तरफ को पलट गया। उसके ट्रैक अभी भी हवा में घूम रहे थे और एक बेबसी भरी भिनभिनाने की आवाज निकाल रहे थे। गाड़ी नंबर 2 पलट गई। लड़ने की क्षमता खत्म। अब बस आखिरी गाड़ी बची थी, जो कि हेता की थी। इस वक्त हेता को अब नफरत नहीं हो रही थी, वह नाउम्मीद हो चुका था। उसने देखा कि वह लाल रंग का दैत्य उसकी तरफ घूम रहा था। उसकी लाल चमकती हुई इलेक्ट्रॉनिक आंखें उसे घूर रही थी। जल्दी पीछे करो। लेकिन टैंक के पीछे हटने की रफ्तार उस दैत्य जितनी तेज कहाँ थी। मेका ने बस 2 बड़े कदम भरे और उसके सामने पहुंच गया। लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया, बल्कि अचानक रुक गया। लिन मो ने स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट देखा। बची हुई ऊर्जा 10%। एनर्जी सेविंग मोड में जाने का सुझाव है। अरे यार, बैटरी खत्म हो गई। लिन मो थोड़ा चिढ़ गया। यह बैटरी ज्यादा देर नहीं चलती। पहले पता होता तो कुछ और सेट जोड़ लेता। जब बैटरी नहीं बची है तो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। लिन मो ने अपने सामने कांपते हुए टैंक को देखा। अचानक उसे वह सच वाला बटन याद आया। लीडर ने कहा था कि असली गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर मैं इसे बस डरा देता हूँ। लिन मो ने लाउड स्पीकर का बटन दबाया और आवाज को सबसे ज्यादा पर सेट कर दिया। मेका धीरे धीरे सीधा हुआ। उसने सर्चलाइट की रोशनी को रोक लिया। एक बहुत बड़ी परछाई ने टैंक को ढक लिया। आखिर में मेका के सीने में कंपन हुआ और उससे लिन मो की लाउड स्पीकर से आती हुई एक आम और बाजारी लहजे वाली आवाज निकली। अंदर वाले भाई, यह गाड़ी चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो मैं कबाड़ में ले लेता हूँ। इसकी हालत तो देखो। 50 रुपये किलो के हिसाब से मैं इसे खरीदता हूँ। दर्शक मंच पर मौजूद लोगों के लिए भले ही ये शब्द गंवारू थे, पर यह अपमान बहुत बड़ा था। हेता ने दांत भींचे। वह अब भी बुर्ज घुमाकर जवाबी हमला करना चाहता था। यह देखकर लिन मो ने आह भरी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसने मेका को कंट्रोल करके अपना दाहिना पैर उठाया और एकदम सटीकता से टैंक के बुर्ज के बेस पर रख दिया, जिससे बुर्ज जरा भी हिल नहीं पा रहा था। फिर मेका नीचे झुका और उसका वह विशाल धातु का चेहरा टैंक के देखने वाले स्कोप के सामने आ गया। मेका का फेस मास्क खुला और अंदर से एक लेड स्क्रीन दिखाई दी, जिस पर उल्टे सीधे कोड भरे हुए थे और उस पर लिन मो का लिखा हुआ एक मैसेज स्क्रॉल हो रहा था। प्रोफेशनल रिपेयर, नाली की सफाई, पुराने घरेलू सामान की ऊंची कीमत पर खरीदारी। फोन 138 XXXXXXXX। हेता ने स्कोप में इस बड़े से विज्ञापन को देखा और आखिरकार टूट गया। मैं हार मानता हूँ, इसे तोड़ो मत, और तोड़ा तो मुझे रिपोर्ट लिखनी पड़ जाएगी। जैसे ही हेता ने हैच खोला और अपने हाथ ऊपर उठाए, पूरे टेस्टिंग ग्राउंड में कानों को फाड़ने वाली हवाई हमले की सायरन बजने लगी। वह अभ्यास के खत्म होने का संकेत था। लाल टीम की जीत। लगा समय 3 मिनट 24 सेकंड। नुकसान 0। लिन मो ने राहत की सांस ली और मेका को जमीन पर बिठा दिया। बाल बचे, और लड़ना पड़ता तो सच में बैटरी खत्म हो जाती। इस समय तक दर्शक मंच पर पूरी तरह से हंगामा मच चुका था। सूजिनहा इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपनी छड़ी भी फेंक दी और चेन जियानगुओ का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगे। तुमने देखा क्या? वह जानवरों की तरह दौड़ने का तरीका, और वह सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डायनेमिक एडजस्टमेंट। वह बायोनिक्स की दुनिया में एक मिसाल है। हम लोग इस पर 10 साल से काम कर रहे हैं और नहीं कर पाए, और उसने इसे रेत में अंदर ही अंदर 2 कदम दौड़ने से यह सच हो गया। चेन जियानगुओ ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें हल्की लाल हो गईं। एक पुराने सैनिक के तौर पर उन्होंने जो देखा वह सिर्फ तकनीक नहीं थी, बल्कि भविष्य था। इस तरह की गतिशीलता, इस तरह की शक्ति, अगर इसे युद्ध के मैदान में बड़े पैमाने पर बनाया गया तो यह दुश्मनों के लिए एक बुरा सपना होगा। गाड़ी तैयार करो, मैं खुद जाकर हमारे इंजीनियर के लिए दरवाजा खोलूंगा। इस समय लिन मो कॉकपिट से बाहर निकल रहा था। रेगिस्तान में हवा बहुत तेज थी, जिससे उसकी पतली सी वर्दी फड़फड़ा रही थी। उसने दूर उस टैंक को देखा जिसकी तोप की नली उसने मोड़ दी थी। फिर उसने उस टैंक को देखा जो उलटा पड़ा हुआ था, और उसका दिल घबराने लगा। तभी चेन जियानगुओ की ऑफ रोड गाड़ी मेका के पैरों के पास आकर रुकी। चेन जियानगुओ गाड़ी से उतरे और सिर उठाकर मेका के घुटने पर खड़े लिन मो को देखने लगे। वे तारीफों में कुछ दिल छू लेने वाले शब्द कहने ही वाले थे कि उन्होंने लिन मो को नीचे की ओर चिल्लाते हुए सुना, लीडर, वो तोप की नली मुड़ तो गई है, पर मैंने अभी देखा, वो हाइड्रोलिक दबाव के ठीक से न बटने की वजह से हुआ है। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। मेरा बोनस मत काटिएगा, ठीक है? मुझे एक एसिटिलीन टॉर्च दे दीजिए और एक जैक दे दीजिए। मैं आधे घंटे में उसे सीधा कर दूंगा। ये काम मुझे अच्छे से आता है। हवा में खड़े चेन जियानगुओ कुछ देर तक हैरान रह गए। आखिरकार वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए और हंसते हंसते
उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस मुड़ी हुई तोप की नली को काटकर अलग कर दो, उसे मिलिट्री म्यूजियम में भेज दो। यह इस बात का सबूत है कि इंसानी जंग के इतिहास में एक नया मोड़ आया है। लिन मो ने अपना सिर खुजलाया। इतनी बर्बादी, क्या वो कबाड़ आप मुझे बेच सकते हैं?